ये आज का वीडियो लेक्चर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेक्चर होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा अबाउट द फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, चाहे वो आईआईटी हो या वो नीट हो या आपके एकेडमिक एग्जामिनेशन हो। इस टॉपिक से भी सवाल अच्छे लेवल के आते हैं और बहुत बार आते हैं, तो आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप इस टॉपिक को बहुत अच्छे से समझ लें। तो आइए आज का लेक्चर शुरू करते हैं। बट फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस बताने से पहले मैं आपके मन में एक डिफरेंस क्लियर करना चाहूँगा, और वो डिफरेंस है बिटवीन एन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल एंड एन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे अबाउट द डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल वर्सेस इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। We are speaking about the difference between an electrochemical cell and an electrolytic cell। हम बात कर रहे हैं अबाउट द डिफरेंस बिटवीन एन इलेक्ट्रोकेमिकल एंड इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। तो आइए देखते हैं इनके बीच में डिफरेंस क्या होते हैं। सबसे पहला डिफरेंस नंबर 1, आपने पढ़ा था कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जो होता है उसके अंदर जो एनोड होता है उस पर कैसा चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। मैंने आपको बताया था लोन लेफ्ट एनोड, ऑक्सीडेशन नेगेटिव, और उसमें जो कैथोड होता था उस पर कैसा चार्ज होता था, तो कैथोड पर चार्ज होता था पॉजिटिव चार्ज। जबकि अगर मैं बात करूं इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की, तो इसमें एनोड पर कैसा चार्ज होता है, तो इसमें एनोड पर पॉजिटिव चार्ज होता है, और कैथोड पर कैसा चार्ज होता है, तो कैथोड पर नेगेटिव चार्ज होता है। यानी कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का बिल्कुल रिवर्स चार्ज जो होता है वो प्रेजेंट होता है किसके अंदर, एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर। अब अगर मैं नेक्स्ट डिफरेंस की बात करूं, तो अगले डिफरेंस के लिए मैं ये कहूँगा कि एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में जो केमिकल एनर्जी है उससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जाती है। यानी कि इसके अंदर कन्वर्जन होता है केमिकल एनर्जी का इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। जबकि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में आपने पढ़ा था कि वो रिएक्शन तब होगी जब आप उसमें इलेक्ट्रिसिटी को पास करेंगे, यानी इसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है। तो हम कहते हैं कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में इट इन्वॉल्व्स द कन्वर्जन ऑफ केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इसमें केमिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट होती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में क्या होता है, तो हम कहते हैं कि इट इन्वॉल्व्स the conversion of electrical energy into chemical energy। इसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी को किस में कन्वर्ट किया जाता है, केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है। अगर मैं एक और डिफरेंस की आपसे बात करूं, तो देखिए इसमें जो केमिकल रिएक्शन होती है वो खुद से होती है, आपको नहीं करानी पड़ती है। मतलब आपने क्या करा, आपने जिंक और कॉपर की इलेक्ट्रोड्स को एक दूसरे के साथ कनेक्ट किया और उसके बाद उन्होंने अपने आप इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर करना शुरू कर दिया था। यानी कि इसमें होने वाली जो प्रोसेस है वो कैसी प्रोसेस है, तो वो एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। यू डोंट नीड टू पार्टिसिपेट बाय योरसेल्फ, आपको खुद से उसमें पार्टिसिपेशन की ज़रूरत नहीं होती है। वो प्रोसेस जो होती है वो अपने आप होने लगती है। यानी इसमें होने वाली प्रोसेस जो है वो कैसी है, स्पॉन्टेनियस है। जबकि अगर मैं बात करूँ इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की, तो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में होने वाली प्रोसेस नॉन स्पॉन्टेनियस है। वो प्रोसेस तभी होगी जब आप उसमें क्या पास करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे। When you pass electricity into it, only then the process will become spontaneous, otherwise the process will remain non-spontaneous। देखिए इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में प्रोसेस तभी स्पॉन्टेनियस होती है जो अपने आप होगी, मतलब अपने आप ही प्रोसेस जो होगी स्टार्टिंग से स्पॉन्टेनियस रहेगी। बट इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में प्रोसेस तभी स्पॉन्टेनियस होगी जब आप उसमें क्या पास करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे। यानी इसमें द प्रोसेस इज स्पॉन्टेनियस, इसमें प्रोसेस कैसी होती है, स्पॉन्टेनियस होती है। और इसमें द प्रोसेस इज नॉन स्पॉन्टेनियस, इसमें प्रोसेस कैसी होती है, नॉन स्पॉन्टेनियस होती है। बहुत आराम से समझो आप जो मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए मैंने आपको क्या कहा कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में एनोड पर नेगेटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में एनोड पर पॉजिटिव होता है। इसमें कैथोड पर पॉजिटिव होता है, इसमें कैथोड पर नेगेटिव होता है।
फिर हमने कहा कि इसके अंदर केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है, इसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है। ये प्रोसेस तभी होगी, मतलब जब आप स्टार्ट कर दोगे, जब आप दोनों को कनेक्ट कर दोगे तभी ये प्रोसेस होना शुरू हो जाएगी। यानी ये प्रोसेस स्टार्टिंग से ही कैसी है, स्पॉन्टेनियस है, बट दिस प्रोसेस स्टार्टिंग में नॉन स्पॉन्टेनियस है, बट जब आप इलेक्ट्रिसिटी पास करते हो तो प्रोसेस क्या होती है, स्पॉन्टेनियस हो जाती है। यानी इट रिक्वायर्स इलेक्ट्रिसिटी, इसमें किसकी जरूरत होती है, इलेक्ट्रिसिटी की रिक्वायरमेंट होती है। इट रिक्वायर्स इलेक्ट्रिसिटी टू पास थ्रू इट, इसमें आपको इलेक्ट्रिसिटी पास करने की जरूरत होती है। सो द प्रोसेस इज इनिशियली नॉन स्पॉन्टेनियस, बट व्हेन यू पास इलेक्ट्रिसिटी इनटू इट द प्रोसेस विल बिकम स्पॉन्टेनियस इन नेचर। द प्रोसेस इज स्पॉन्टेनियस इन केस ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। एक और बात, दिस रिक्वायर्स अ सॉल्ट ब्रिज, इसमें सॉल्ट ब्रिज हमने पढ़ा था, एक इन्वर्टेड यू शेप ट्यूब जिसके अंदर ए सेमी सॉलिड पेस्ट ऑफ इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट लाइक KCl, KNO3, NH4, NO3, NH4Cl प्रेजेंट होता था, उसे आप सॉल्ट ब्रिज कहते थे। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जो होता है उसमें सॉल्ट ब्रिज की रिक्वायरमेंट होती है, बट इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में दिस डज नॉट नीड एनी सॉल्ट ब्रिज, इसमें किसी भी तरीके की कोई सॉल्ट ब्रिज की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। इसमें सॉल्ट ब्रिज आपको चाहिए, इसमें आपको सॉल्ट ब्रिज नहीं चाहिए, सिंपल सी है। आप यही तो है कि आपने इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में सॉल्ट ब्रिज पढ़ा था, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में कोई सॉल्ट ब्रिज नहीं पढ़ा था। और डिफरेंस की बात करूं तो देखिए, इसमें जो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की प्रोसेस है दैट टेक्स प्लेस इन सेपरेट वेसल्स। आपको पता था, हमने बात करी थी कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में जो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की प्रोसेस होगी वो सेपरेट वेसल्स में होगी। अब क्योंकि इसमें होने वाली प्रोसेस सेपरेट वेसल्स में, अलग अलग वेसल्स में हो रही है, तो इसमें जो रिडॉक्स रिएक्शन है वो किस टाइप का हो रहा है, तो इसमें होने वाला रिडॉक्स रिएक्शन इनडायरेक्ट टाइप का हो रहा है। और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में जो रिडॉक्स रिएक्शन हो रहा है उसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन एक ही वेसल में हो रहा है। तो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में जो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन है क्योंकि एक वेसल में हो रहा है तो उसमें वो डायरेक्ट टाइप का हो रहा है। तो इसमें हम कहते हैं कि इनडायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन होता है। इनडायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन अकर्स, और इसमें डायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन अकर्स। इसमें डायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन होता है और इसमें इनडायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन होता है। सो दीज आर द बेसिक डिफरेंस पॉइंट बिटवीन द इलेक्ट्रोकेमिकल सेल एंड इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। यू कैन इजीली डिफरेंशिएट कि इसमें एनोड पर नेगेटिव, इसमें एनोड पर पॉजिटिव, कैथोड पर पॉजिटिव, कैथोड पर नेगेटिव होगा। इसमें क्या होगा कि केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होगी, इसमें क्या होगा कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होगी। इसमें प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होगी, इसमें प्रोसेस इनिशियली नॉन स्पॉन्टेनियस होगी। इट रिक्वायर्स इलेक्ट्रिसिटी फॉर द प्रोसेस टू बिकम स्पॉन्टेनियस। इसमें सॉल्ट ब्रिज की रिक्वायरमेंट होती है, दिस डज नॉट नीड एनी सॉल्ट ब्रिज। इसमें इनडायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन होती है, इसमें डायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन होती है। और ये हमारा डिफरेंस हो जाता है बिटवीन द इलेक्ट्रोकेमिकल सेल एंड द इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। अब हमें पढ़ना है अबाउट द फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत आराम से समझिएगा, उसके हम न्यूमेरिकल्स भी प्रैक्टिस करेंगे क्योंकि उसके न्यूमेरिकल्स ही आते हैं, लॉ का स्टेटमेंट तो नहीं पूछा जाता है। तो मैं आपको बताऊंगा अबाउट द फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। फैराडेज लॉ, हेडिंग डालता हूं मैं अबाउट द फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। देखिए, सर माइकल फैराडे थे, उन्होंने फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस दी थी। और दो फैराडे की लॉ हैं, एक फैराडेज फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस और एक फैराडेज सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। जो फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस है विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, और उसी का एक्सटेंशन यानी उसी को इलेबोरेटेड फॉर्म में किसमें कह दिया गया है, सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस में कह दिया गया है। जो मेजॉरिटी क्वेश्चंस आते हैं यानी 99.5% जो क्वेश्चन होते हैं वो आपके फैराडे फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस से होते हैं। और यदि आपको फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस आती है तो आप सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस इजीली अपने आप ही कर सकते हैं। 0.5% क्वेश्चंस होंगे जो फैराडे के सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस से पूछे जाएंगे। तो आइए सबसे पहले हम पढ़ते हैं अबाउट द फैराडेज फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। तो मैं आपको बताता हूं फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। मैं आपको फिर बता दूं, सर माइकल फैराडे ने फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस दी थी। देयर आर टू लॉज। फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी को मैं आपको पहले बता रहा हूं और उससे रिलेटेड हम न्यूमेरिकल्स भी करेंगे साथ के साथ। अब देखिए, फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस क्या कहती है। तो फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस का स्टेटमेंट ये है कि द अमाउंट ऑफ substance deposited or amount of gas
liberated at any electrode is directly proportional to the quantity of charge passed। बस देखिए ये लॉ क्या कहती है, तो लॉ बहुत सिंपल सी बात कहती है। लॉ कहती है कि आप जब इलेक्ट्रोलाइसिस करते हो, ठीक है, तो आप इलेक्ट्रोलाइसिस किस में करते हो, तो आप एक इलेक्ट्रोलाइटिक टैंक या इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर इलेक्ट्रोलाइसिस करते हो इस तरीके से, ठीक। ये आपका नेगेटिव चार्ज वाला इलेक्ट्रोड होता है, दैट इज द कैथोड, और ये आपका पॉजिटिव चार्ज वाला इलेक्ट्रोड होता है। फिर आपके दो आयन्स होते हैं, मान लो एक ए आयन होता है और एक बी आयन होता है। तो जो पॉजिटिव चार्ज वाला आयन होता है यानी कैटायन होता है वो आपके कैथोड पर जाता है, और नेगेटिव चार्ज वाला आयन जो होता है यानी एनायन जो होता है वो आपका एनोड पर जाता है। और ये वहाँ जाकर के एक प्रोसेस करते हैं जिस प्रोसेस को आप क्या कहते हैं, डिस्चार्ज कहते हैं। यानी ये अपने आप को क्या करते हैं, न्यूट्रलाइज करते हैं, यानी अपने चार्ज को त्याग देते हैं। ये मैं आपको बहुत अच्छे से बता चुका हूँ कि आपके कैटायन और एनायन ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस एक पर्टिकुलर इलेक्ट्रोड पर जाकर अपने आप को डिस्चार्ज करते हैं। अब मान लीजिए कि ये लॉ क्या कह रही है, तो ये कह रही है कि द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड, मान लीजिए कि कोई सब्सटेंस है, से फॉर एग्जांपल कॉपर है। अब कॉपर जाकर के क्या होगा कि रॉड पर डिपॉजिट हो जाएगा। जो Cu2+ आयन थे, आपने क्या पढ़ा था, आपने यही तो पढ़ा था कि Cu2+ आयन 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके कॉपर बनाएगा और रॉड पर जाकर के वो डिपॉजिट हो जाएगा। तो यही कह रही है कि द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड और द अमाउंट ऑफ गैस लिबरेटेड। अब मान लीजिए कि किसी पर्टिकुलर इलेक्ट्रोड से ऑक्सीजन गैस निकल रही है, किसी पर्टिकुलर इलेक्ट्रोड से हाइड्रोजन गैस निकल रही है, तो यानी ये गैस के टर्म्स में कह रहा है। तो ये कह रही है लॉ कि द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड और द अमाउंट ऑफ गैस लिबरेटेड एट एनी इलेक्ट्रोड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्वांटिटी ऑफ चार्ज पास। यानी किसी भी इलेक्ट्रोड पर कितना अमाउंट डिपॉजिट होगा या किसी भी इलेक्ट्रोड पर कितना अमाउंट किसी गैस का लिबरेट होगा, वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, चार्ज के। यानी आपके सेल के द्वारा आप कितना चार्ज पास कर रहे हैं, यानी आप कितना करंट पास कर रहे हैं। चार्ज मतलब फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम इज करंट, तो आप कितना करंट पास कर रहे हैं उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा क्या, द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड। यानी जो आपका अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्वांटिटी ऑफ चार्ज पास। आप कितना चार्ज पास कर रहे हैं उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। फिर समझ लीजिए, बहुत आराम से समझ लीजिए, देखिए मैं क्या बता रहा हूं। मैंने कहा कि किसी भी इलेक्ट्रोलाइसिस की प्रोसेस के दौरान किसी भी पर्टिकुलर इलेक्ट्रोड पर यदि कोई सब्सटेंस डिपॉजिट होता है, यानी कोई सब्सटेंस जमा होता है या उससे कोई गैस लिबरेट होती है, तो वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, वो चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। यानी अगर आप चार्ज का अमाउंट बढ़ाते जाएंगे, यदि आप चार्ज का अमाउंट बढ़ाते जाएंगे तो जो अमाउंट डिपॉजिट हो रहा होगा या जो गैस लिबरेट हो रही होगी उसका अमाउंट भी क्या होता जाएगा, बढ़ता चला जाएगा। सो द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड और द अमाउंट ऑफ गैस लिबरेटेड एट एनी इलेक्ट्रोड इज डायरेक्टली proportional to the क्वांटिटी ऑफ चार्ज पास। वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, चार्ज की क्वांटिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। किसी भी इलेक्ट्रोड पर, किसी भी पर्टिकुलर इलेक्ट्रोड पर जितना भी अमाउंट सब्सटेंस का डिपॉजिट हो रहा है या जितनी भी गैस लिबरेट हो रही है, किसी भी पर्टिकुलर इलेक्ट्रोड पर किसी भी अमाउंट का सब्सटेंस का डिपॉजिट होना या किसी भी अमाउंट की गैस का लिबरेट होना, वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, तो वो क्वांटिटी ऑफ चार्ज पास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। इफ द अमाउंट ऑफ चार्ज पास इज इंक्रीज, यदि जो चार्ज का अमाउंट पास किया जा रहा है वो बढ़ा दिया जाएगा तो जो अमाउंट डिपॉजिट हो रहा होगा रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड्स पर वो भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। यदि चार्ज का अमाउंट बढ़ा दिया जाता है तो जो गैस लिबरेट हो रही होगी रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड्स पर उसका अमाउंट क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। सो द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड और द अमाउंट ऑफ गैस लिबरेटेड एट एनी इलेक्ट्रोड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्वांटिटी ऑफ चार्ज पास। इफ द अमाउंट ऑफ चार्ज पास इज मोर, अगर चार्ज का अमाउंट ज्यादा होगा तो जो क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिट होगा वो भी कैसा हो जाएगा, अपने आप ज्यादा हो जाएगा। अब देखिए, अगर मैं कभी भी प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाता हूं तो वहां पर एक कांस्टेंट आता है, तो यहां पर भी एक कांस्टेंट आएगा और यहां पर जो कांस्टेंट आएगा वो बहुत इंपॉर्टेंट कांस्टेंट है। ये जो कांस्टेंट है इसका नाम होता है इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। दिस कांस्टेंट इज नोन एज इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट और इसकी डेफिनेशन 1 मार्क्स का क्वेश्चन बन के बहुत बार आ चुकी है।
तो ये बहुत ज़रूरी है कि आपको इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट क्या है वो समझ में आए। देखिए एक बार फिर मैं आपको स्टेटमेंट बता दूं, किसी भी पर्टिकुलर इलेक्ट्रोड पर आप इमेजिन करो मेरे साथ कि आपने पूरा एक इमेजिन किया एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, उस इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में किसी भी एक इलेक्ट्रोड पर कोई गैस निकल रही है, किसी भी इलेक्ट्रोड पर कोई सब्सटेंस डिपॉजिट हो रहा है। तो अगर आप सेल के द्वारा चार्ज का अमाउंट जो उस इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में जा रहा है उसे इंक्रीज करते जाओगे तो ज़्यादा अमाउंट जो होगा वो डिपॉजिट होने लग जाएगा, ज़्यादा गैस जो होगी वो लिबरेट करने लग जाएगी। द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड और गैस लिबरेटेड एट एनी इलेक्ट्रोड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्वांटिटी ऑफ चार्ज पास, यानी W इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q। अब W प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटेगा तो एक कांस्टेंट आएगा और उस कांस्टेंट का नाम क्या है यहाँ पर, तो उस कांस्टेंट का नाम है इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। ये बहुत खास है। देखिए पेपर में इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट निकालने को भी आएगा। मैं आपको इसके दो मेथड बताऊंगा, एक फॉर्मूला मेथड और एक यूनिटरी मेथड बताऊंगा। हम जितने भी सवाल करेंगे वो यूनिटरी मेथड से ही करेंगे, पेपर में भी हम करेंगे तो यूनिटरी मेथड से ही करेंगे। हम फॉर्मूला यूज नहीं करेंगे, हम चीजें नहीं रटेंगे। इस चैप्टर में हम बहुत कम चीजें होंगी जो लर्न करेंगे, सिर्फ और सिर्फ हम चीजों को अप्लाई करना सीखेंगे। तो इस टॉपिक के जितने भी न्यूमेरिकल्स होंगे वो मैं आपसे खुद कह रहा हूं कि आप प्रेफर करेंगे हमेशा क्या करना, यूनिटरी मेथड इस्तेमाल करना। यूनिटरी मेथड क्या होता है वो मैं आपको बताऊंगा, बट आप फॉर्मूला यूज करना अवॉइड करेंगे। फॉर्मूला सिर्फ तभी यूज करेंगे जब आपके पास पेपर में 2 मिनट बचे होंगे और आपके पास डायरेक्ट फॉर्मूला लगाना होगा, तब आप यूज करेंगे, अदरवाइज यू विल प्रेफर यूनिटरी मेथड। उसका रीजन है कि यूनिटरी मेथड 100% गारंटी के साथ आता है कि वो सही ही होगा, बट फॉर्मूला मेथड 99% गारंटी के साथ आता है कि वो सही होगा। देयर इज 1% चांस कि फॉर्मूला मे गो रॉन्ग, बट देयर इज 100% चांस कि यूनिटरी मेथड हमेशा सही होगा। सो व्हाट विल यू प्रेफर, यू विल प्रेफर द यूनिटरी मेथड। क्या है यूनिटरी मेथड वो तो अभी हम बता ही देंगे, बट मैंने आपसे कहा कि ये इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट बहुत इंपॉर्टेंट है और इसकी डेफिनेशन पेपर में बहुत बार आ चुकी है। तो मैं इसको डिफाइन करता हूं। देखिए अगर मुझे डिफाइन करना होता था, याद करो आपको डिफाइन करना होता था किसी भी चीज को, जैसे आपको मान लीजिए डिफाइन करना होता था V = IR, आपने पोटेंशियल का फॉर्मूला पढ़ा था, और आपको 1 वोल्ट डिफाइन करना होता था, है ना, या आपने पढ़ा था V = W/Q, और आपको 1 वोल्ट की डेफिनेशन देनी होती थी। तो आप क्या करते थे, आप करते थे कि W = 1 जूल और Q = 1 कूलम और V = 1 वोल्ट हो जाएगा, ऐसे ही तो करते थे। यानी जब भी मुझे किसी भी चीज़ को डिफाइन करना होता है तो मैं एक चीज़ को क्या कर देता हूँ, 1 कर देता हूँ, मैं एक चीज़ को 1 कर देता हूँ। या फिर मैं आपको याद दिलाऊं तो आपने सॉल्यूशन चैप्टर में पढ़ा था डेल्टा TF = KF × KM, और मैंने आपसे कहा था कि KF की डेफिनेशन बताइए। तो आप KF की डेफिनेशन कैसे बताते थे, तो आप कहते थे कि मोलैलिटी को हम कितना ले लें, 1 मोल पर kg ले लें, तो डेल्टा TF किसके बराबर हो जाएगा, KF के बराबर हो जाएगा। अब ऐसे ही डिफाइन करते थे, आप मोलैलिटी को कितना ले लेते थे, तो आप मोलैलिटी को 1 मोल पर kg ले लेते थे, और वहां से आपको किसकी बात पता चल जाती थी, तो वहां से आपको डेल्टा TF की बात जो होती थी वो आसानी से पता चल जाती थी। तो सिमिलरली यहाँ पर इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट को भी मैं ऐसे ही डिफाइन करूंगा। मैं इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट को भी ऐसे ही डिफाइन करूंगा। मैं कहूंगा कि इफ Q = 1 कूलम, यदि Q मेरा कितना हो जाए, तो यदि Q मेरा 1 कूलम के बराबर हो जाए तो W मेरा किसके बराबर हो जाएगा, W मेरा Z के बराबर हो जाएगा। यानी कि इफ 1 कूलम ऑफ चार्ज इज पास्ड थ्रू एनी इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, यदि 1 कूलम चार्ज किसी इलेक्ट्रोलाइटिक सेल से डिपॉजिट से पास होता है तो जो भी अमाउंट ऑफ सब्सटेंस किसी पर्टिकुलर इलेक्ट्रोड पर डिपॉजिट होगा वो क्या रिप्रेजेंट करेगा, वो उसके इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट को रिप्रेजेंट करेगा। देखिए आप समझिए, मैंने आपसे कहा कि द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड एट और द अमाउंट ऑफ गैस लिबरेटेड एट एनी इलेक्ट्रोड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्वांटिटी ऑफ चार्ज पास। जितना ज्यादा आप चार्ज पास करेंगे उतना ही ज्यादा अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिट होगा, जितना ज्यादा आप चार्ज पास करेंगे उतना ही ज्यादा गैस का लिबरेशन होगा। तो उसी चीज को मैं यहाँ पर दूसरे वे में बोल दे रहा हूँ। मैं आपसे बस इतना कह दे रहा हूँ कि आप चार्ज को 1 कूलम रख दीजिए। यदि 1 कूलम चार्ज पास करने पर किसी भी पर्टिकुलर इलेक्ट्रोड पर जो भी अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिट होता है वो क्या रिप्रेजेंट करता है, वो रिप्रेजेंट करता है उसके
इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट को। एक कूलम चार्ज पास करने पर, किसी भी इलेक्ट्रोलाइटिक सेल से एक कूलम चार्ज पास करने पर उसके रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड्स पर, कैथोड पर डिपोजिशन हो रहा है तो कैथोड पर, एनोड पर डिपोजिशन हो रहा है तो एनोड पर, उसके रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड्स पर एक कूलम चार्ज पास करने पर जो भी अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिट होता है वो क्या रिप्रेजेंट करता है, उसके इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट को रिप्रेजेंट करता है। विद द हेल्प ऑफ डायग्राम में आपको समझा देता हूं, कोई डाउट नहीं रहना चाहिए हमारे मन में। मैंने आपसे कहा कि ये आपका इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है और ये उसके अंदर क्या प्रेजेंट है, तो ये उसके अंदर आपका इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट है। इसे आपने किससे कनेक्ट कर दिया, सेल और बैटरी से कनेक्ट कर दिया, और ये सेल और बैटरी कितना चार्ज दे रही है, 1 कूलम का चार्ज दे रही है। तो आपके रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड्स पर जो भी अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिट होगा या किसी इलेक्ट्रोड पर गैस का लिबरेशन हो रहा है वो क्या रिप्रेजेंट करेगा, उसके इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट को रिप्रेजेंट करेगा, वो उसके इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट को रिप्रेजेंट करेगा। तो सिंपल सी बात है कि आप इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट की डेफिनेशन लिख सकते हैं, और डेफिनेशन आप क्या लिखेंगे, तो आप लिखेंगे कि द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड एट एनी इलेक्ट्रोड, the amount of substance deposited at any electrode, the amount of substance deposited at any electrode when 1 coulomb of charge is passed through it, सिंपल है, या थ्रू इट या थ्रू इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, कुछ भी लिख लीजिए, थ्रू इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, सिंपल सी बात। जो भी अमाउंट ऑफ सब्सटेंस किसी भी इलेक्ट्रोड पर डिपॉजिट होगा, जब 1 कूलम चार्ज उस इलेक्ट्रोलाइटिक सेल से पास किया जाएगा तो वो क्या रिप्रेजेंट करेगा, तो वो रिप्रेजेंट करेगा उसके इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट को। द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड एट एनी इलेक्ट्रोड व्हेन 1 कूलम ऑफ चार्ज इज पास थ्रू इट विल रिप्रेजेंट द इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट ECE। ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, तो ये रिप्रेजेंट करेगा ECE। देखिए ये आपकी फर्स्ट लॉ है फैराडे की। क्या लॉ है कि द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड एट एनी इलेक्ट्रोड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्वांटिटी ऑफ चार्ज पास। यदि आपका चार्ज ज्यादा पास होगा तो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस जो डिपॉजिट होगा वो भी कैसा होगा, ज्यादा होगा। फिर वहां से मैंने इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट की डेफिनेशन आपको बताई, तो मैंने इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट की डेफिनेशन आपको ये बताई कि यदि 1 कूलम चार्ज पास हो रहा है तो जो भी सब्सटेंस डिपॉजिट होगा वो क्या रिप्रेजेंट करेगा, तो वो उसके इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट को रिप्रेजेंट करेगा। अच्छा, एक डेफिनेशन हो सकती है जो कि ऑल्टरनेट डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट हो सकती है, मैं वो भी आपको बता दूं। तो मैं पहले ये साफ करता हूं और फिर मैं लिखूंगा अबाउट दी ऑल्टरनेट डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट की ऑल्टरनेट डेफिनेशन यानी इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट की क्या अलग सी डेफिनेशन होगी। देखिए मैंने आपको बताया कि हम पढ़ रहे हैं अबाउट दी इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट, ठीक है, और इसे किससे रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसे Z से रिप्रेजेंट करते हैं। मैंने आपसे कहा कि फर्स्ट लॉ ऑफ फैराडे के अकॉर्डिंग W इज इक्वल्स टू ZQ था, और मैंने कहा कि इफ Q इज इक्वल्स टू 1 कूलम होगा तो W Z के बराबर हो जाएगा। तो मैंने कहा जो भी अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिट होता है किसी भी पर्टिकुलर इलेक्ट्रोड पर, जब 1 कूलम चार्ज पास किया जाता है तो वो क्या रिप्रेजेंट करता है, तो वो उसके इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट को रिप्रेजेंट करता है। देखिए एक बात समझिए, मैंने आपको ये भी तो बताया है कि करंट जो होता है वो चार्ज फ्लोइंग पर यूनिट टाइम के बराबर होता है। मैंने नहीं तो आपको फिजिक्स में तो पता ही होगा कि I इज इक्वल्स टू Q अपॉन T के बराबर होता है, यानी कि जो करंट होता है वो चार्ज फ्लोइंग पर यूनिट टाइम के बराबर होता है। तो यहाँ से मैं चार्ज के लिए निकाल सकता हूँ कि चार्ज इज इक्वल्स टू I इंटू टी के बराबर होगा। चार्ज विल बी इक्वल टू व्हाट, करंट इंटू टाइम। यानी कि W का मैं एक फॉर्मूला लिख सकता हूँ इस वाली इक्वेशन में प्लेस करके, ये मेरी इक्वेशन 1, तो मैं लिख सकता हूँ कि पुटिंग the value of Q in equation 1, इक्वेशन 1 में अगर मैं Q की वैल्यू रखूं तो W इज इक्वल्स टू वॉट, Z इंटू I इंटू T। W इज इक्वल्स टू ZIT। ये भी एक फॉर्मूला है, ये 2 फॉर्मूले हैं वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द फर्स्ट लॉ ऑफ फैराडे।
फैराडे की पहली लॉ के ये दो फॉर्मूले हैं, एक फॉर्मूला है W इज इक्वल्स टू जेड क्यू और एक फॉर्मूला है W इज इक्वल्स टू जेड इंटू आई इंटू टी। अब यहां से आप Z की एक और डेफिनेशन दे सकते हैं, ऑल्टरनेट डेफिनेशन। देखिए आपने क्या पढ़ा, आपने पढ़ा W इज इक्वल्स टू जेड इंटू आई इंटू टी। अगर आपका I 1 एम्पियर हो जाए और टाइम आपका 1 सेकेंड हो जाए तो W किसके बराबर हो जाएगा, सिंपली Z के बराबर हो जाएगा। मैंने आपसे क्या कहा, मैंने आपसे ये कहा कि अगर करंट 1 एम्पियर हो जाए और टाइम आपका 1 सेकंड हो जाए तो W किसके बराबर हो जाएगा, तो W आपका Z के बराबर हो जाएगा। तो मैं इसे कैसे डिफाइन कर सकता हूँ, यानी अब मैं कैसे डिफाइन करूंगा, तो देखिए मैं कहूंगा कि यदि 1 एम्पियर का करंट 1 सेकंड तक पास हो, किसी भी सेल से 1 एम्पियर का करंट 1 सेकंड तक पास हो, तो जो भी उसके इलेक्ट्रोड पर अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिट होगा या अमाउंट ऑफ गैस लिबरेट होगा, वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा होगा, तो वो रिप्रेजेंट कर रहा होगा उसके इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट की वैल्यू को। मैंने कहा कि किसी भी इलेक्ट्रोलाइटिक सेल से यदि 1 एम्पियर का करंट 1 सेकंड तक पास किया जाए, किसी भी इलेक्ट्रोलाइटिक सेल से 1 एम्पियर का करंट 1 सेकंड तक पास किया जाए, तो जो भी अमाउंट ऑफ सब्सटेंस उसके इलेक्ट्रोड पर डिपॉजिट होगा, वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा होगा, वो उसके इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। देखिए इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट सिंपली क्या था, मैंने कहा था कि 1 कूलम चार्ज पास करने पर जो भी अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिट होता है वो उसके इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट को रिप्रेजेंट करता है। अब मैंने करंट को के टर्म्स में बात करना शुरू करी, मैंने चार्ज को हटा करके मैंने करंट के टर्म्स में बात करी। तो मैंने करंट के टर्म्स में क्या बात करी, तो मैंने कहा कि यदि 1 एम्पियर का करंट 1 सेकंड तक पास हो तो जो भी अमाउंट ऑफ सब्सटेंस किसी भी रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड पर डिपॉजिट होगा या जो भी अमाउंट ऑफ गैस किसी भी इलेक्ट्रोड से लिबरेट होगी, वो क्या रिप्रेजेंट करेगी, वो उसके इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट की वैल्यू को रिप्रेजेंट करेगी। यानी मैं कह सकता हूं कि द अमाउंट ऑफ, दिस कैन बी द ऑल्टरनेट डेफिनेशन, ये ऑल्टरनेट डेफिनेशन हो सकती है कि द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस deposited at any electrode, और you can also write कि the amount of gas liberated। अब वो तो डिपेंड करता है ना कि सब्सटेंस का डिपोजिशन हो रहा है या गैस लिबरेट हो रही है, मैं लिख देता हूँ दोनों, और द अमाउंट ऑफ गैस लिबरेटेड when 1 ampere of current is passed through it for 1 second is called electrochemical equivalent। यदि 1 एम्पियर का करंट 1 सेकंड तक पास किया जाए तो जो भी अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिट होगा किसी भी पर्टिकुलर इलेक्ट्रोड पर, वो क्या रिप्रेजेंट करेगा, वो उसके इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट को रिप्रेजेंट करेगा। That will simply represent the electrochemical equivalent। तो ये हमारी फैराडे की फर्स्ट लॉ हुई और उससे हमने समझा कि इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट क्या है। बट मैं अब आपको तरीका बताऊंगा इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट निकालने का और इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट का क्या फॉर्मूला होता है। पहले आप इतना जरूर कॉन्सेप्ट समझ लीजिए कि मैंने आपको बस अभी तक फैराडे की फर्स्ट लॉ बताई है, और फर्स्ट लॉ तो मेरे हिसाब से आपके माइंड में एकदम सेट हो जानी चाहिए कि क्या है, कि यदि चार्ज ज्यादा जाएगा तो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस ज्यादा डिपॉजिट होगा, अगर चार्ज कम कर दिया जाएगा तो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस भी कम हो जाएगा। यानी द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड एट एनी इलेक्ट्रोड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्वांटिटी ऑफ चार्ज पास। यदि आप चार्ज ज्यादा पास करेंगे तो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस जो डिपॉजिट होगा वो भी कैसा होगा, ज्यादा होगा। अगर आप चार्ज कम पास करेंगे तो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिट होगा वो भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। वहां से मैंने आपको एक फॉर्मूला दिया W इज इक्वल्स टू Z इंटू के क्यू। फिर मैंने कहा कि Z यहां पर एक कांस्टेंट है विच इज द इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। अब मैंने इसको डेफिनेशन करने का तरीका बताया, तो मैंने कहा कि मान लो कि यदि चार्ज 1 कूलम है तो फिर इलेक्ट्रोड पर जो भी अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिट हो रहा होगा वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा होगा, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट रिप्रेजेंट कर रहा होगा। मतलब क्या है, तो मैंने कहा कि द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड एट एनी इलेक्ट्रोड व्हेन 1 कूलम ऑफ चार्ज इज पास थ्रू इट। जब 1 कूलम पास इलेक्ट्रोलाइटिक सेल से हो रहा है या इलेक्ट्रोलाइट के सॉल्यूशन से हो रहा है, जब 1 कूलम चार्ज पास हो रहा है तो जो भी अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिट हो रहा है वो क्या रिप्रेजेंट करेगा, तो वो उसके Z की वैल्यू को रिप्रेजेंट करेगा।
ठीक है, कोई बात नहीं थी, बिल्कुल सही था। फिर मैंने कहा कि आप चार्ज को करंट के टर्म्स में लिख लो। जब आपने करंट के टर्म्स में लिखा तो एक नया फॉर्मूला आया W = Z × I × T। तो हमने ये कहा कि जो भी अमाउंट ऑफ सब्सटेंस किसी भी इलेक्ट्रोड पर डिपॉजिट होता है या जो भी अमाउंट ऑफ गैस किसी भी इलेक्ट्रोड से लिबरेट होती है वो इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट के बराबर होगी यदि 1 एम्पियर का करंट 1 सेकंड तक के लिए पास हो, या 1 एम्पियर का करंट 1 सेकंड के लिए पास हो रहा है तो जो भी अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिट हो रहा है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, वो उसके इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। बिल्कुल ठीक बात थी। इसके बाद हमने क्या कहा, इसके बाद हम फाइंड आउट करना चाहते हैं अबाउट द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। देखिए मैं आपको इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट की वैल्यू फाइंड आउट करने का एक फॉर्मूला बताऊंगा, मैं आपको इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए एक यूनिटरी मेथड बताऊंगा, मैं आपको दोनों बताऊंगा, बट मैं आपसे कहूंगा कि हमेशा फैराडेज लॉ के क्वेश्चंस में आप यूनिटरी मेथड का ही यूज करिएगा, आप यूनिटरी मेथड का ही यूज करिएगा फॉर फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट और फॉर डूइंग न्यूमेरिकल्स एज वेल। आप यूनिटरी मेथड यूज करिए। मैं आपको समझाता हूं कि मैं बार बार क्या यूनिटरी मेथड कर रहा हूं। देखिए एग्जांपल नंबर 1, ये एग्जांपल है फॉर फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। मान लीजिए कि ये दिया है आपको कि Na + इलेक्ट्रॉन गिव्स Na, ठीक है। ये कोई एक सेल है, मान लीजिएगा कि कोई एक सेल रहा होगा जिसमें इलेक्ट्रोड पर किसका डिपोजिशन हो रहा होगा, कैथोड पर किसका डिपोजिशन हो रहा होगा, तो कैथोड पर आपके सोडियम का डिपोजिशन हो रहा होगा, ठीक है, कैथोड पर सोडियम का डिपोजिशन हो रहा होगा। मैं यहाँ से आपको किसकी वैल्यू फाइंड आउट करना सिखाऊंगा, अबाउट द वैल्यू ऑफ Z, ठीक है। और कैथोड पर डिपोजिशन हो कैसे रहा होगा, तो कैथोड पर Na+ 1 इलेक्ट्रॉन गेन करके Na बना रहा होगा। ओहो घबराओ नहीं, बिल्कुल सबको आ जाएगा, बहुत आराम से आ जाएगा, बस आप इसे देखते जाओ, ठीक है। Na+ ने 1 इलेक्ट्रॉन गेन करके क्या बनाया, Na बनाया, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल सही बात है। देखिए एक बात समझिए, यहाँ पर Na बन कितना आ रहा है, 1 मोल ऑफ Na, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, 1 मोल रिप्रेजेंट कर रहा है। अच्छा 1 मोल ऑफ Na बन रहा है, किससे बन रहा है, 1 मोल ऑफ Na+ आयन से बन रहा है। 1 मोल Na+ आयन से 1 मोल Na बनाने के लिए मुझे कितने इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत होगी, 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत ही तो होगी। ध्यान से समझो, दिस इज द यूनिटरी मेथड। 1 मोल Na बन रहा है, 1 मोल Na+ आयन से बनाने के लिए मुझे कितने मोल इलेक्ट्रॉन की जरूरत होगी, 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन की। यानी कि 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो कितना दे देते हैं मुझे, 1 मोल ऑफ Na दे देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर थोड़ा सा मोल कंसेप्ट मैं आपको याद दिलाता हूँ। हमने क्या पढ़ा था, हमने ये पढ़ा था कि किसी भी चीज़ के 1 मोल में 6.022 × 10⁻23 पार्टिकल्स होते हैं, विच में भी एटम, आइन, मॉलिक्यूल्स, एनीथिंग, और उसका मास उसके मोलर मास के बराबर होता है। एंड इफ इट इज एन एटम इट विल रिप्रेजेंट दी एटॉमिक मास, उसका मास उसके मोलर मास के बराबर होता है, यानी कि उसके मोलर मास के मॉलिक्यूलर मास के बराबर होता है। देखिए 1 मोल Na जब चार्ज पास करता हूं मैं इस इलेक्ट्रोलाइटिक सेल से, जब 1 मोल Na 1 मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज पास करता हूं, मैं कितना चार्ज पास करता हूं, तो मैं 1 मोल इलेक्ट्रॉन के बराबर का चार्ज पास करता हूं, तो 1 मोल Na का क्या हो जाता है, डिपोजिशन हो जाता है। बहुत ध्यान से समझिए। देखिए ये मेरा इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है, इस इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में Na पॉजिटिव आयन है और मैं Na पॉजिटिव आयन का क्या करवाना चाहता हूं कि उसका कैथोड पर रिडक्शन करवाना चाहता हूं। तो कैथोड पर रिडक्शन कराने के लिए मुझे 1 मोल इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ेगी, यानी कितने चार्ज की, कैथोड पर क्या आ गए होंगे, इलेक्ट्रॉन्स ही तो आ गए होंगे, तो मुझे कितने इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है, 1 मोल इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है। 1 मोल इलेक्ट्रॉन, देखिए 1 इलेक्ट्रॉन में कितना चार्ज होता है, तो 1.6 × 10⁻⁻19 होता है, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम चार्ज होता है। इतना चार्ज 1 इलेक्ट्रॉन में होता है। और 1 मोल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, तो किसी भी चीज के 1 मोल में कितने पार्टिकल, 6.022 × 10⁻23 पार्टिकल, यानी इतना कूलाम चार्ज की रिक्वायरमेंट होगी फॉर द डिपोजिशन ऑफ 1 मोल ऑफ Na। 1 मोल Na में मास कितना होगा, 23 ग्राम मास होगा, यानी कि 23 ग्राम ऑफ Na डिपॉजिट होगा जब मैं इतना चार्ज पास करूंगा। बहुत आराम से, नहीं आया मैं दोबारा समझाता हूं, पूरा मैं दोबारा समझा देता हूं। देखो मैं आपसे कह रहा हूं कि किसी एक सेल में एक ऐसा इलेक्ट्रोलाइसिस हो रहा है, किसी एक सेल में एक ऐसा इलेक्ट्रोलाइसिस हो रहा है कि उसमें सोडियम आयंस का क्या हो रहा है, एक पर्टिकुलर इलेक्ट्रोड पर डिपोजिशन हो रहा है, ठीक है। अरे मैंने मान लो NaCl लिया था, मोल्टन NaCl लिया था। अब ये NaCl जो है वो Na आयन जाकर के कैथोड पर डिपॉजिट होगा और Cl आयन जो होंगे वो एनोड पर ऑक्सीडाइज होंगे। इसे मैंने सेल बैटरी से कनेक्ट कर दिया। अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि Na आयन के डिपोजिशन के लिए
Na आयन के डिपोजिशन के लिए Na आयन के डिपोजिशन के लिए Na आयन के डिपोजिशन के लिए आपको कितना चार्ज चाहिए होगा। तो मैंने आपसे क्या कहा, मैंने आपसे ये कहा कि कैथोड पर एक्चुअली हो क्या रहा है, कैथोड पर एक्चुअली हो क्या रहा है। तो देखिए कैथोड पर हो क्या रहा है, तो कैथोड पर Na आयन इलेक्ट्रॉन गेन करके Na में कन्वर्ट हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। 1 मोल Na बन रहा है, 1 मोल Na बन रहा है, तो वो किससे बन रहा होगा, 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन से बन रहा होगा। 1 मोल Na 1 मोल इलेक्ट्रॉन पास करूंगा तभी तो बनेगा, 1 मोल Na 1 मोल इलेक्ट्रॉन से बनेगा। 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन में कितना चार्ज होता है, तो 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन में देखिए 1 इलेक्ट्रॉन में 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस के 19 होता। अच्छा मैं बोलूँ 10 इलेक्ट्रॉन में कितना चार्ज होगा, तो कैसे निकालोगे, 10 इंटू 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस के 19 ही तो करोगे। तो मैं कह रहा हूँ 1 मोल इलेक्ट्रॉन में कितना होगा, तो 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस के 19 इंटू के 6.022 इंटू 10 की पावर के 23 हो जाएगा। इतना ही तो हो जाएगा, सिंपल सी बात है। अब अगर आप इसे मल्टीप्लाई करते हो तो इसकी वैल्यू ओवरऑल किसके बराबर आती है, 96500 कूलाम के बराबर आती है। यानी कि चार्ज ऑन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नोन एज व्हाट, तो चार्ज ऑन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल्स टू 96500 कूलाम। और ये 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज है वो कितने के बराबर है, 96500। और ये 96500 किसको रिप्रेजेंट करता है, दिस रिप्रेजेंट 1 फेराडे। ये किसे रिप्रेजेंट करता है, 1 फेराडे। किसको रिप्रेजेंट करता है, 1 फेराडे को। यानी कि अगर मैं इससे 1 फेराडे चार्ज पास कर दूं तो क्या डिपॉजिट हो जाएगा, तो डिपॉजिट हो जाएगा 1 मोल ऑफ Na यानी कि 23 ग्राम ऑफ Na। 1 मोल ऑफ Na यानी कि 23 ग्राम ऑफ Na। मुझे 1 मोल Na का डिपोजिशन करवाना था। मैंने कहा 1 मोल Na के डिपोजिशन के लिए मुझे कितना चार्ज पास करना पड़ेगा, 1 फेराडे चार्ज पास करना पड़ेगा। आपको नहीं आया एक बार फिर देखो, जब तक नहीं आए तब तक समझते रहो, बट मेक श्योर कि ये पॉइंट आप बहुत आराम से समझ लो, क्योंकि इसके बाद तो फेराडेज लॉ में कुछ है ही नहीं। देखिए Na प्लस इलेक्ट्रॉन गिव्स Na। मुझे Na प्लस से Na बनाने के लिए 1 मोल Na अगर मुझे बनाना है तो कितने मोल की ज़रूरत होगी, तो मुझे 1 मोल की ज़रूरत होगी, है ना, 1 मोल। मैंने कहा चार्ज ऑन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या रिप्रेजेंट करता है, तो वो 96500 कूलाम को रिप्रेजेंट करता है, जो क्या कहलाता है, तो वो 1 फेराडे कहलाता है। 1 फेराडे यानी 1F कहलाता है। सिंपल सी बात है, 1 फेराडे यानी 1F कहलाता है। यानी कि अगर मैं 96500 कूलाम चार्ज पास कर दूं, अगर मैं 96500 कूलाम चार्ज पास कर दूं तो 1 मोल Na डिपॉजिट हो जाएगा, 1 मोल ऑफ Na विल गेट डिपॉजिटेड। 1 मोल ऑफ Na मतलब कि कितना ग्राम, 23 ग्राम ऑफ Na, क्योंकि 1 मोल में कितना मास, जितना उसका एटॉमिक मास, तो 11 Na 23, तो 23 ग्राम डिपॉजिट हो जाएगा। यानी 1 कूलाम में कितना डिपॉजिट हो जाएगा, 23 ग्राम डिपॉजिट हो जाएगा। 1 कूलाम में कितना डिपॉजिट हो जाएगा, 23 ग्राम डिपॉजिट हो जाएगा। 1 कूलाम में कितना डिपॉजिट हो जाएगा, 23 ग्राम अपॉन के 96500 कूलाम डिपॉजिट हो जाएगा, अपॉन के 96500 डिपॉजिट हो जाएगा। देखिए 96500 कूलाम पास करने पर 23 ग्राम डिपॉजिट हो जाएगा, तो 1 कूलाम पास करने पर 23 अपॉन 96500 ग्राम डिपॉजिट हो जाएगा। इतना चार्ज पास करने पर इतने ग्राम, तो 1 कूलाम पास करने पर 23 अपॉन के 96500 डिपॉजिट हो जाएगा। और 1 कूलाम चार्ज पास करने पर जितना अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिट होता है वही क्या रिप्रेजेंट करता है, तो वो रिप्रेजेंट करता है मेरे Z की वैल्यू। तो यानी Na के लिए Z की वैल्यू कितनी हो गई, 23 अपॉन के 96500 हो गई। मैं आपसे यही तो कह रहा था, मैं आपसे क्या कह रहा था कि द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड व्हेन 1 कूलाम ऑफ चार्ज इज पास, जब 1 कूलाम चार्ज पास होता है तो 1 कूलाम चार्ज पास करने पर कितना डिपॉजिट हुआ, 23 अपॉन 96500। तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये Z को रिप्रेजेंट कर रहा है। एक और एग्जाम्पल बताता हूँ, एग्जाम्पल नंबर 2 बताता हूँ मैं आपको, ठीक है। देखिएगा, आपको ट्राई करना है इस बार निकालने की। देखिए एक रिएक्शन है Al3 प्लस 3 इलेक्ट्रॉन गिव्स Al। अब देखिए 1 मोल एल्यूमिनियम के डिपोजिशन के लिए मुझे कितने मोल इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत होती है, 3 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत होती है। 1 मोल ऑफ एल्यूमिनियम के डिपोजिशन के लिए मुझे 3 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत होती है, यानी 3 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन गिव्स 1 मोल ऑफ एल्यूमिनियम। 3 मोल इलेक्ट्रॉन 1 मोल एल्यूमिनियम देते हैं। 3 मोल इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना होगा, देखो 1 मोल पर कितना चार्ज होता है, 96500, यानी कि 1 फेराडे के बराबर।
96500 कूलम यानी कि 1 फैराडे के बराबर। तो 3 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज होगा, तो 3 फैराडे के बराबर यानी कि 3 × 96500 कूलम के बराबर होगा। नहीं समझ में आया? 1 मोल पर 96500 कूलम निकाल के बताया है। 3 मोल पर कितना हो गया, तो 3 मोल पर 3 × 96500, एक 96500 को हम क्या कहते हैं, 1 फैराडे, तो 3 फैराडे। तो मैं कहूँगा कि 3 फैराडे से 1 मोल एल्यूमिनियम डिपॉजिट होता है। 1 मोल एल्यूमिनियम में कितना मास, जितना उसका एटॉमिक मास 13Al27 यानी कि 27 ग्राम डिपॉजिट होगा, 27 ग्राम। यानी 3 × 96500 कूलाम से 3 × 96500 कूलाम से कितना डिपॉजिट हो जाएगा, 27 ग्राम डिपॉजिट हो जाएगा। तो 1 कूलाम से कितना डिपॉजिट होगा, तो 27/3 × 96500 कूलाम। और ये 1 कूलाम में इतना डिपॉजिट हो रहा है, तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये Z की वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है। क्योंकि Z क्या था, तो मैंने आपसे कहा था कि Z था कि द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड व्हेन 1 कूलाम ऑफ चार्ज इज पास। जब 1 कूलाम चार्ज पास करने पर जो भी अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिट होता है वो क्या रिप्रेजेंट करता है, तो वो रिप्रेजेंट करता है उसकी Z की वैल्यू। तो मैंने आपसे यही तो कहा कि यहाँ पर कितना आपने पास किया, आपने 1 कूलाम चार्ज पास किया, और 1 कूलाम का चार्ज पास करने पर कितना अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिट हो गया, तो 27/3 × 96500 कूलाम चार्ज डिपॉजिट हो गया। अब मैं एक और एग्जांपल बताना चाहूँ, तो मैं एक और एग्जांपल बताऊंगा कि मान लीजिए आपको दे रखा है कि Cu2+ 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके Cu बताता है। अब आप वीडियो पॉज करके एक बार खुद इसके लिए Z की वैल्यू निकालिए। देखिए 1 मोल Cu के डिपोजिशन के लिए, 1 मोल ऑफ Cu के डिपोजिशन के लिए मुझे कितने इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत होती है, तो मुझे 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत होती है। बिल्कुल 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन में पास करूंगा तो 1 मोल Cu का डिपोजिशन होगा, यानी 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन विल गिव 1 मोल ऑफ Cu। 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या देता है, 1 मोल ऑफ Cu देता है। 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब कि 2 फैराडे। अरे मुझे पता है कि 1 मोल में कितना चार्ज, तो 1 मोल में 96500 कूलाम चार्ज होता है। 1 मोल में 96500 होता है, तो 2 मोल में कितना होगा, तो 2 × 96500 होगा, यानी कि 2 फैराडे हो जाएगा, है ना। तो यानी कि 2 × 96500 में 1 मोल ऑफ Cu का एटॉमिक मास मैं आपको बता दूं तो 63.5 ग्राम होता है। तो यानी कि 2 मोल चार्ज पास करने पर 63.5 ग्राम डिपॉजिट हो जाता है। कितना डिपॉजिट हो जाता है, तो 1 कूलाम चार्ज पास करने पर 63.5/2 × 96500 कूलाम चार्ज जो होगा वो डिपॉजिट होगा। एंड दिस 1 कूलाम ऑफ चार्ज नाउ व्हाट रिप्रेजेंट करता है, तो यही आपका इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट यानी Z को रिप्रेजेंट करता है। तो Z की वैल्यू हो गई 63.5/2 × 96500 के बराबर ग्राम में। ये है यूनिटरी मेथड, दिस इज द यूनिटरी मेथड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ Z। आप क्वेश्चंस हम प्रैक्टिस करेंगे और आपको समझ में आएगा, बट आप अप्लाई करना सीखिए और आप किसी के लिए भी कर लेंगे। और आप इसकी जब न्यूमेरिकल्स करेंगे तो आपको बहुत आसान लगेंगे अगर आप इसकी वैल्यू को निकालना सीख गए हैं। इफ़ यू नो दी वैल्यू, इफ़ यू नो हाउ टू फाइंड दी वैल्यू ऑफ Z, तो आप इजीली आराम से न्यूमेरिकल कर लेंगे। और बहुत सिंपल है, मैं आपको बस ये बोल रहा हूँ कि कितने इलेक्ट्रॉन हैं, वो 1 मोल बना रहे हैं। आप देख लीजिए 2 मोल 1 मोल को बना रहे हैं। तो मैंने कहा 1 मोल में कितना चार्ज होता है 96500, 2 मोल में 2 × 96500, 1 मोल में कितना मास, जितना उसका मोलर मास, तो 1 × 63.5/2 × 96500। और आपने यहाँ से किसकी वैल्यू को फाइंड आउट कर लिया, Z की वैल्यू को फाइंड आउट कर लिया। इसको मैं एक फॉर्मूले में कन्वर्ट कर देता हूँ आपके लिए। देखिए ये Z है, ठीक है। आप देखिए आपने अभी Al3+ का 3 इलेक्ट्रॉन गेन करा के Al में कन्वर्जन करवाया था, उसके लिए Z की वैल्यू कितनी आई थी। आपने यहाँ पर लिखा था 13Al27, यहाँ पर लिखा था 3 और यहाँ पर लिखा था 96500, यही तो आई थी, यही आई थी। आपने Na वाले के लिए लिखा था Na++ इलेक्ट्रॉन गिव्स Na, उसके लिए Z की वैल्यू आपने कितनी लिखी थी 23/96500, यही तो लिखी थी। तो इसको मैं एक जनरलाइज फॉर्मूले में कन्वर्ट कर देता हूँ, एक जनरलाइज फॉर्म में कन्वर्ट कर देता हूँ, ठीक है, जनरलाइजेशन कर देता हूँ। देखिए ये Z रह गया। यहाँ हमेशा देखिए कौन सा मास आता है, एटॉमिक मास आता है। तो यहाँ पर आप एटॉमिक मास लिख दीजिए, और अगर कोई मॉलिक्यूल है तो यहाँ पर कौन सा मास आ जाएगा, मोलर मास आ जाएगा। तो एटॉमिक मास अपॉन के मोलर मास।
यहां पर क्या आता है, यहां पर आती है, देखिए Al की वैलेंसी 3 थी, सोडियम की वैलेंसी 1 थी और कॉपर की वैलेंसी यहां पर 2 थी। यानी यहां पर आती है वैलेंसी, या मैं कह सकता हूं यहां पर आता है एन फैक्टर। आपको याद हो हमने सॉल्यूशन में एन फैक्टर की बात करी थी, जिन्हें नहीं याद है उनको ये समझना है कि यहां पर क्या आएगी, वैलेंसी आ जाएगी। ठीक है, तो यहां पर वैलेंसी आ गई। और यहां पर क्या आता है, तो यहां पर आता है फेराडे। 96500 कूलम क्या रिप्रेजेंट करता है, तो ये रिप्रेजेंट करता है एक फेराडे। तो यहां आ जाता है आपका फेराडे, या क्या आ जाता है यहां पर आ जाता है 96500। ठीक है, तो ये एक जनरलाइज फॉर्मूला बना। एक बात बताइए, आपने नॉर्मेलिटी जब पढ़ा था तब आपने पढ़ा था कि इक्विवेलेंट मास जो होता है वो किसके बराबर होता है, तो आपने पढ़ा था एटॉमिक मास एंड इफ इट इज अ मॉलिक्यूल देन मोलर मास अपॉन के एन फैक्टर के। तो देखिए ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये इसी चीज को तो रिप्रेजेंट कर रहा है, एटॉमिक मास स्लैश मोलर मास अपॉन के एन फैक्टर। देखिए ये वैलेंसी बता रही है कि कितने इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है, कितने इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है, कितने इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है, यानी कि एन फैक्टर। अगर कुछ और हो तो सबके लिए एन फैक्टर की वैल्यू अलग अलग होती है, और ये तो हम सीख चुके हैं वहाँ पर। एसिड के लिए बेसिसिटी आता है, बेस के लिए एसिडिटी आता है, सॉल्ट के लिए चार्ज ऑन कैटायन आता है, यानी सबके लिए एन फैक्टर की वैल्यू आप इजीली फाइंड आउट कर चुके। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने कहा कि एटॉमिक मास मोलर मास अपॉन के एन फैक्टर आ रहा है, तो इस फॉर्मूले को मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि इक्विवेलेंट मास अपॉन के 96500, यानी कि अपॉन के फेराडे, 1 फेराडे अपॉन के फेराडे यानी 1 फेराडे, यानी कि कितना 96500। तो ये एक Z का फॉर्मूला आ गया कि इक्विवेलेंट मास अपॉन के 96500। ये भी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये भी रिप्रेजेंट कर रहा है आपके Z की वैल्यू को। तो यानी आपने Z निकालने के कुछ तरीके सीखे। मैं आपको एक बार क्विक रिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू से Z निकालने के तरीके आपने क्या सीखे हैं उनके बारे में बता देता हूँ। देखिए आपने Z निकालने के कुछ तरीके सीखे, और आपने Z निकालने के एक मेथड सीखा विच इज़ द यूनिटरी मेथड। एक आपका यूनिटरी मेथड था जो मैंने आपको अप्लाई करके बताया, और मैंने आपको पूरा दिखाया कि आप यूनिटरी मेथड को किस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। और एक जो मेथड था वो था आपका फॉर्मूला मेथड, एक आपका फॉर्मूला मेथड था और एक आपका यूनिटरी मेथड था। आपने दोनों को ही अप्लाई किया। देखिए जैसे मैं आपको बताऊं, मान लीजिए किसी जगह दे रखा है कि Mg2+ 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके Mg में कन्वर्ट हो रहा है। अब मैं आपसे कहूं कि इसके लिए यूनिटरी मेथड अप्लाई करिए, तो आप कहेंगे कि 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन जो हैं वो क्या देता है, तो वो आपको 1 मोल ऑफ Mg देता है। 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन आपको क्या देता है, 1 मोल ऑफ Mg देता है, यानी कि 2 × 96500 कूलाम चार्ज जो है वो आपको 1 मोल ऑफ Mg यानी कि 24 ग्राम देता है। 1 मोल में एटॉमिक मास के बराबर मास होता है, यानी 1 कूलाम चार्ज के लिए मैं कहूँगा 24 अपॉन के 2 × के 96500 होगा, यानी कि Z की वैल्यू कितनी आएगी, तो 24 अपॉन के 2 × के 96500 ग्राम के बराबर आ जाएगी। दिस इज द वैल्यू ऑफ Z। ये मेरे यूनिटरी मेथड से हुआ। इसी को अगर मुझे फॉर्मूला से निकालना होता तो मुझे पता है कि Z इज इक्वल्स टू इक्विवेलेंट मास अपॉन के 96500, और मुझे पता है कि Mg के लिए इक्विवेलेंट मास किसके बराबर होगा, उसके एटॉमिक मास अपॉन के वैलेंसी के। मैंने कहा था किसी भी एटम के लिए एटॉमिक मास अपॉन के वैलेंसी होता है, एन फैक्टर किसके बराबर हो जाता है, वैलेंसी के। तो यहाँ वैलेंसी आ जाएगा। इसकी वैलेंसी, मैग्नीशियम की वैलेंसी कितनी होती है, 2, आपको पता होगा 2 होती है, 2,8,2, तो वैलेंसी 2 होती है। तो एटॉमिक मास कितना होता है, तो 24 अपॉन के 2 × के 96500। ये किसकी वैल्यू हो गई, दिस इज द वैल्यू ऑफ Z। ये आपके Z की वैल्यू हो गई। तो आप इजीली क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, यूनिटरी मेथड और फॉर्मूला मेथड से Z की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, और Z की वैल्यू दोनों से ही सेम आएगी। बट आई विल सपोर्ट द यूनिटरी मेथड। अनडाउटेडली मैं हमेशा आपसे यूनिटरी मेथड ही कहूँगा, क्योंकि बहुत सारी जगह ऐसी होगी जहाँ पर आप इक्विवेलेंट मास निकालने में फंस जाओगे। इसलिए यूनिटरी मेथड इस्तेमाल करो, सीधा मेथड है, सही आंसर देगा, कभी गलत नहीं होगा। तो इसलिए वी शुड ऑलवेज यूज द यूनिटरी मेथड। आइए फर्स्ट लॉ ऑफ फैराडे की पहली लॉ से, यानी फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस से कुछ न्यूमेरिकल्स कर लेते हैं। ठीक है, तो आपको कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाएगा। देखिए अब मैं आपको बताता हूं कुछ न्यूमेरिकल्स फ्रॉम द फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। तो हम करेंगे सम न्यूमेरिकल्स फ्रॉम फैराडेज
लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, और वो भी हम पहली लॉ से अभी न्यूमेरिकल्स करेंगे, क्योंकि पहली लॉ है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉ है और उसी से न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं। तो मैं आपको बता रहा हूँ अबाउट दी न्यूमेरिकल्स फ्रॉम द फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, जिसमें पहला न्यूमेरिकल है कि कैलकुलेट द चार्ज रिक्वायर्ड फॉर द डिपोजिशन ऑफ 40.5 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम। वो हमसे कह रहा है कि जब हम एक इलेक्ट्रोलाइसिस कर रहे हैं किसी भी एल्यूमिनियम के सॉल्ट का, तो कितना चार्ज ज़रूरी होगा 40.5 ग्राम एल्यूमिनियम को डिपॉजिट करने के लिए, फॉलोइंग द इक्वेशन, जो क्या इक्वेशन फॉलो कर रहा है, Al3++3 इलेक्ट्रॉन गिव्स Al, जो ये इक्वेशन को फॉलो कर रहा है। हमसे ये बोल रहा है कि कैलकुलेट द चार्ज रिक्वायर्ड, कितना चार्ज ज़रूरी होगा 40.5 ग्राम एल्यूमिनियम के डिपोजिशन के लिए, जो कि क्या इक्वेशन फॉलो कर रहा है, Al3++3 इलेक्ट्रॉन गिव्स Al, ये इक्वेशन को वो फॉलो कर रहा है। ठीक है, देखिए अगर मैं इक्वेशन की बात करूं तो मुझे इक्वेशन में उसने क्या बोला है, तो उसने मुझे बोला है कि Al3++3 इलेक्ट्रॉन गिव्स Al, यानी कि 1 मोल ऑफ एल्यूमिनियम के डिपोजिशन के लिए मुझे कितने मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट होती है, तो मुझे 3 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट होती है। उसने मुझसे बोला कि Al3++3 इलेक्ट्रॉन गिव्स Al है, जो क्या सिग्निफाई कर रहा है, जो इस बात को सिग्निफाई कर रहा है कि 3 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो 1 मोल ऑफ एल्यूमिनियम देंगे। 3 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन विल गिव 1 मोल ऑफ एल्यूमिनियम। इसका मतलब ये है कि 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन में कितना चार्ज होता है, सो 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन में चार्ज होता है 96500 कूलम। तो 3 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन में कितना चार्ज होगा, तो 3 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन में चार्ज होगा 3 × 96500 कूलम, यानी कि 3 × 96500 कूलम चार्ज जो है वो कितने मोल ऑफ एल्यूमिनियम को डिपॉजिट करता है, 1 मोल ऑफ एल्यूमिनियम को डिपॉजिट करता है। अब किसी भी चीज़ के 1 मोल में कितना मास, जितना उसका मोलर मास, और इफ इट इज एन एटम तो उसका मास कितना मान लेंगे, एटॉमिक मास के बराबर मान लेंगे। यानी कि 3 × 96500 कूलम चार्ज अगर मैं पास करता हूं तो 13Al27 होता है, यानी 27 ग्राम एल्यूमिनियम का डिपोजिशन होता है। 27 ग्राम एल्यूमिनियम विल गेट डिपॉजिटेड इफ आई पास द चार्ज इक्वल टू 3 × 96500 कूलम। यदि 3 × 96500 कूलम चार्ज को मैं पास करता हूं तो 27 ग्राम एल्यूमिनियम का डिपोजिशन होता है। इसे मैं ऐसे भी लिख सकता हूं कि 27 ग्राम एल्यूमिनियम का डिपोजिशन होगा जब मैं 3 × 96500 कूलम चार्ज पास करूंगा, यानी 1 ग्राम एल्यूमिनियम का डिपोजिशन होगा जब मैं 3 × 96500 अपॉन के 27 इतना चार्ज पास करूंगा। सिंपल सी बात है। उसने मुझसे ये कहा है कि कितने चार्ज की रिक्वायरमेंट होगी इतना डिपॉजिट करने के लिए, तो मैंने वही कन्वर्ट किया। मैंने कहा 27 ग्राम के लिए इतना चार्ज होता है तो 1 ग्राम के लिए इतना चार्ज होगा। और पूछ कितने के लिए रहा है, तो वो पूछ रहा है 40.5 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम के लिए। तो 40.5 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम के लिए कितना चार्ज होगा, तो 3 × 96500 अपॉन के 27 इंटू के 40.5 इंटू किसका मल्टीप्लाई कर दिया, 40.5, यानी 40.5 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम के लिए मुझे कितना चार्ज ज़रूरी होगा, तो मुझे इतना चार्ज ज़रूरी होगा। देखो मैंने क्या किया है, मैंने आपसे कहा कि 3 मोल इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत होती है 1 मोल एल्यूमिनियम के डिपोजिशन के लिए। 3 मोल इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है 1 मोल एल्यूमिनियम के डिपोजिशन के लिए, यानी कि 1 मोल में कितना चार्ज 96500 कूलम, तो 3 मोल में 3 × 96500 कूलम से 1 मोल डिपॉजिट होता है, यानी कि 3 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी 3 × 96500 कूलम से 27 ग्राम डिपॉजिट होता है। यानी 27 ग्राम डिपॉजिट करने के लिए इतने चार्ज की रिक्वायरमेंट है, तो 1 ग्राम को डिपॉजिट करने के लिए इतने चार्ज की रिक्वायरमेंट होगी। पूछ कितने के लिए रहा है, 40.5 के लिए, तो मैंने दोनों तरफ 40.5 का मल्टीप्लाई कर दिया। मैंने इसमें भी 40.5 का मल्टीप्लाई कर दिया और मैंने इसमें भी 40.5 का मल्टीप्लाई कर दिया। अब मैं इसे सॉल्व करूंगा तो मैं इसे काटूंगा 9 टाइम्स, ये मैं पॉइंट बढ़ाऊंगा तो ये 10 से कट गया, तो क्या आ गया 9650 इंटू 405 अपॉन के 9। अब मैं इससे काटता हूँ तो ये कितना आ रहा है, तो 9 4 ज़ा 36, 9 5 ज़ा 45, तो ये आ गया 9650 इंटू के
5 मल्टीप्लाई करना है तो मैं मल्टीप्लाई कर लूंगा 9650 इंटू के 45 500 5 5 जा 25 की 2 5 6 जा 30 32 की 3 5 9 जा 45 और 3 48 400 4 5 जा 20 की 2 6 4 जा 24 26 की 2 4 9 जा 36 और 38 0 5 2 8 6 14 8 5 13 और ये आंसर आ जाएगा आपका 434250 कूलाम। यानी 40.5 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम के डिपोजिशन के लिए मुझे कितने चार्ज की रिक्वायरमेंट होगी, तो मुझे 434250 कूलाम चार्ज की रिक्वायरमेंट होगी। ये मेरा यूनिटरी मेथड है, ये यूनिटरी मेथड है जिससे मैंने इसे सॉल्व किया है। मैंने आपको बताया कि आप पहले पूरी इक्वेशन बनाइए यूनिटरी मेथड से और आप उसे सॉल्व कर लीजिए। आप सॉल्व करेंगे आपका आंसर सीधे से आ जाएगा। अगर आप ऐसे नहीं करना चाहते हैं तो आप डायरेक्ट फॉर्मूला से भी कर सकते थे। मैं डायरेक्ट फॉर्मूले से अगर इसे करूँगा तो डायरेक्ट फॉर्मूले से क्या बनेगा देखते हैं। देखिए डायरेक्ट फॉर्मूले से अगर फॉर्मूला मेथड से करूं तो फॉर्मूला मेथड से कैसे होगा, तो फॉर्मूला मेथड से होगा कि W इज इक्वल्स टू Z इंटू के क्यू। Z मुझे निकालना पड़ेगा बट W मुझे दे रखा है 40.5। Z का फॉर्मूला पता है मुझे E अपॉन F के बराबर होता है, मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, ये E अपॉन F के बराबर होता है। फिर मैं आपसे कहूँ कि ये 40.5 E अपॉन F इंटू के क्यू के बराबर हो गया। अब E यानी इक्विवेलेंट मास ऑफ एल्यूमिनियम है, तो इक्विवेलेंट मास ऑफ एल्यूमिनियम किसके बराबर होगा, तो उसके एटॉमिक मास अपॉन के उसकी वैलेंसी के बराबर होगा। एटॉमिक मास कितना होगा एल्यूमिनियम का 27, वैलेंसी उसकी 3 होगी, तो ये 40.5 अपॉन के 27 अपॉन के 3 इंटू 96500 और इंटू के क्यू के बराबर होगा। यहाँ से क्यू की वैल्यू निकाल लेंगे हम, तो क्यू की वैल्यू निकालेंगे तो वो 40.5 इंटू के 3 इंटू के 96500 अपॉन के 27 के बराबर होगी। आप सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर सेम आ जाएगा। तो यानी कि आप चाहे फॉर्मूला मेथड से सॉल्व करें या फिर आप यूनिटरी मेथड से सॉल्व करें, द आंसर विल बी सेम। बट आई वुड से दैट यू शुड ऑलवेज ट्राई टू यूज द यूनिटरी मेथड बिकॉज यूनिटरी मेथड इज बेटर। यूनिटरी मेथड इज एक्चुअली वे बेटर। फॉर्मूला मेथड हैज इट्स ओन लिमिटेशंस, वो गलत हो सकता है बट यूनिटरी मेथड जो है वो कभी गलत नहीं होगा। इसलिए मैं सजेस्ट करूंगा कि आप हमेशा किसे यूज करें, कि आप हमेशा यूनिटरी मेथड को ही यूज करें। देखिए नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं इसके बाद का। तो अगला न्यूमेरिकल क्या कह रहा है, तो अगला न्यूमेरिकल कह रहा है कि कैलकुलेट द चार्ज required for the conversion of MnO4 negative to Mn2 plus। MnO4 नेगेटिव को Mn2 प्लस में कन्वर्ट करने के लिए हमें कितना चार्ज रिक्वायर्ड होगा हमें ये बताना है। देखिए पहले तो आप इक्वेशन लिखिए, MnO4 नेगेटिव को आपको कन्वर्ट करना है किसमें, Mn2 प्लस में। अब देखो यहाँ 4 ऑक्सीजन है तो बैलेंस करने के लिए मुझे ऑक्सीजन को अगर मैं बैलेंस करता था तो मुझे यहाँ पर क्या लगाना पड़ेगा 4H2O। अब अगर मैंने यहाँ 4H2O लगा दिया है तो 8 H आयन यहाँ पर लगाने पड़ेंगे, तो 8 H आयन हो गए। अब इस जगह का पूरा टोटल चार्ज देखिए 8 प्लस का चार्ज है और 1 माइनस का चार्ज है, तो यानी इधर कितना चार्ज है +7। ठीक है, यहाँ पर देखिए कितना चार्ज है सिर्फ +2 का, यहाँ सिर्फ इस पर चार्ज है। तो अगर मुझे चार्ज को बैलेंस करना है तो मुझे यहाँ पर क्या ऐड करने पड़ेंगे 5 नेगेटिव चार्ज यानी कि 5 इलेक्ट्रॉन। तो ये मेरी इक्वेशन हो गई। मैं ये कह रहा हूँ कि मुझे अगर कन्वर्जन करना है MnO4 नेगेटिव को Mn2 प्लस में तो मुझे 5 इलेक्ट्रॉन्स क्या करने पड़ते हैं, ऐड करने पड़ते हैं। अब देखो इसको मैं ऐसे लिखूँ, इसका मतलब ये है कि MnO4 नेगेटिव को Mn2 प्लस में कन्वर्ट करने के लिए मुझे 5 मोल इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। देखिए 1 मोल Mn2 प्लस बनाने के लिए, 1 मोल Mn2 प्लस बनाने के लिए मुझे चार्ज कितना चाहिए, 5 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन के बराबर चाहिए। उसने आपसे कुछ नहीं पूछा, उसने ना आपसे ये पूछा कि स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ Mn2 प्लस है या कि कुछ और चीज है, बस उसने ये पूछा कि ये कन्वर्जन करना है तो इस कन्वर्जन को करने में मुझे कितने चार्ज की रिक्वायरमेंट होगी। What is the requirement of charge for this following conversion, जब उसे MnO4 नेगेटिव को Mn2 प्लस में कन्वर्ट करना था। तो यदि उसे MnO4 नेगेटिव को Mn2 प्लस में कन्वर्ट करना था तो उसे कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत थी, 5 मोल इलेक्ट्रॉन की जरूरत थी। मुझे पता है कि 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन में कितना चार्ज होता है 96500,
5 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन में कितना चार्ज होगा, तो 5 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन में 5 × 96500 होगा, यानी 500 500 5 5 जा 25 की 2, 5 6 जा 30, 32 की 3, 5 9 जा 45, 482500 कूलम। मुझे इतने चार्ज की रिक्वायरमेंट होगी। द कॉन्सेप्ट इज क्वाइट सिंपल। उसने आपसे सिर्फ ये बोला कि मुझे इतना बता दो कि कितने चार्ज की रिक्वायरमेंट होगी, और आपने वो चार्ज की रिक्वायरमेंट बता दी। आपने ये बता दिया कि आपको यदि इस कन्वर्जन को करना था तो इस कन्वर्जन को करने के लिए कितने चार्ज की रिक्वायरमेंट थी। इफ आई नीड टू कैरी दिस रिएक्शन आई नीड 5 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन में कितना चार्ज होता है, 96500 कूलम चार्ज होता है। 5 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन में कितना हो जाएगा, तो 482500 कूलम चार्ज होगा। यानी अगर मैं इसका इलेक्ट्रोलाइसिस करवाऊं और मैं 482500 कूलम चार्ज पास करूं तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, दिस विल गेट कन्वर्टेड टू Mn2+। क्वाइट सिंपल। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कैलकुलेट द टाइम रिक्वायर्ड फॉर द डिपोजिशन ऑफ 1.5 ग्राम of silver when 1.5 ampere of current is passed through AgNO3। सिंपल है। वो कह रहा है कि कैलकुलेट द टाइम रिक्वायर्ड फॉर द डिपोजिशन ऑफ 1.5 ग्राम ऑफ सिल्वर। मतलब क्या है, वो कह रहा है कि AgNO3 का ना हम इलेक्ट्रोलाइसिस करवा रहे हैं। ये एक सॉल्यूशन है जिसमें AgNO3 था और हम इसका इलेक्ट्रोलाइसिस करवा रहे हैं। तो जब हम इसका इलेक्ट्रोलाइसिस करवा रहे हैं तो क्या होता है कि AgNO3 के अंदर Ag+ आयन होते हैं और NO3 नेगेटिव आयन होते हैं। इसे मैं किससे कनेक्ट कर देता हूँ, तो इसे मैं सेल और बैटरी से कनेक्ट कर देता हूँ। और क्या होता है कि कैथोड पर जाकर के Ag+ आयन किस में कन्वर्ट होते हैं, Ag में, एक इलेक्ट्रॉन गेन करके। तो वो यही कह रहा है कि कैथोड पर कितना टाइम चाहिए होगा 1.5 ग्राम ऑफ सिल्वर के डिपोजिशन के लिए। देखो मुझे पता है कि 1 मोल इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है 1 मोल ऑफ सिल्वर के डिपोजिशन के लिए। 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन इज रिक्वायर्ड फॉर द डिपोजिशन ऑफ 1 मोल ऑफ सिल्वर। एनी डाउट? नो। यानी कि 96500 कूलम चार्ज की रिक्वायरमेंट होती है 1 मोल सिल्वर यानी 108 ग्राम सिल्वर के लिए। यानी समझो इतना चार्ज तुमने अगर पास कर दिया तो क्या होगा कि 108 ग्राम सिल्वर जो होगी वो डिपॉजिट हो जाएगी, है ना। 108 ग्राम सिल्वर डिपॉजिट हो जाएगी। 1 कूलम चार्ज पास करोगे तो 108 अपॉन के 96500 कूलम सिल्वर डिपॉजिट होगी, है ना। मतलब क्या है, मतलब ये है कि 108 अपॉन 96500 कूलम अपॉन 108 अपॉन 96500 ग्राम तब डिपॉजिट होता है जब 1 कूलम चार्ज पास होता है। इसे मैं ऐसे भी तो कह सकता हूं, है ना, ऐसे भी तो कह सकता हूं, बिल्कुल कह सकता हूं, ठीक है। यानी कि 1 ग्राम के डिपोजिशन के लिए 96500 अपॉन 108 कूलम चार्ज की रिक्वायरमेंट होगी, इतने ही चार्ज की रिक्वायरमेंट होगी। यानी 1.5 ग्राम के डिपोजिशन के लिए 96500 अपॉन के 108 इंटू के 1.5 की रिक्वायरमेंट होगी। मैंने दोनों तरफ 1.5 का मल्टीप्लाई कर दी। देखो मैंने आपको सिंपल सी बात कही, मैंने कहा 1 कूलम चार्ज से इतना डिपोजिशन हो जाता है, ये Z की वैल्यू हो गई एक तरीके से, ठीक है। बट वो मुझसे पूछ रहा है कितना टाइम चाहिए होगा 1.5 ग्राम के लिए। तो मैंने पहले क्या करा कि 1.5 ग्राम के लिए मुझे इतना चार्ज चाहिए होगा, 1.5 ग्राम के लिए मुझे इतना चार्ज चाहिए होगा, 1.5 ग्राम के लिए मुझे इतना चार्ज चाहिए होगा, वो निकाल लिया। देखिए इतने डिपोजिशन के लिए मुझे 1 कूलम की रिक्वायरमेंट होती है, तो 1 ग्राम के डिपोजिशन के लिए ये ऊपर ये नीचे। कंफ्यूज मत हो, कंफ्यूज मत हो, चाहो तो ये स्टेप हटा दो, ये स्टेप हटा दो, ये स्टेप हटा दो। देखो मैं इसको ऐसे लिख देता हूं, 96500 कूलम से 108 ग्राम डिपॉजिट होता है,
यानी 108 ग्राम डिपॉजिट करने के लिए 96500 गुलाम की ज़रूरत होती है। 1 ग्राम डिपॉजिट करने के लिए 96500 अपॉन के 108 की रिक्वायरमेंट होती है। वही मैंने कहा है कि 1 ग्राम के लिए, 1.5 ग्राम के लिए दोनों तरफ 1.5 का मल्टीप्लाई कर दो इसमें और इसमें 1.5 का मल्टीप्लाई कर दिया, ये चार्ज आ गया। यानी द वैल्यू ऑफ Q इज 96500 अपॉन के 108। अब आपको समझ में आ गया कि आपका चार्ज कैसे आया है। ये आपका Q आ गया, Q आ गया 96 इंटू के 1.5 इंटू के 1.5। तुम कहाँ गए? तो ये 1.5 आ गया, ठीक है। अब मुझे पता है कि I इज इक्वल्स टू वॉट, I इज इक्वल्स टू Q अपॉन के T, I इज इक्वल्स टू Q अपॉन के T के बराबर होता है। तो मुझे T निकालना है, तो T किसके बराबर होगा? Q अपॉन के I के बराबर होगा, है ना। Q कितना है? तो Q इज 96500 अपॉन 108 इंटू 1.5। I कितना है? 1.5, ये कैंसिल हो गया। अब ये क्या आ गया आपका? तो ये आ गया कि टाइम जो है वो बराबर क्या आया है 96500 अपॉन के 108। आई होप आप कंफ्यूज ना हो रहे हो, मैं कोई कंफ्यूज कॉम्प्लिकेट करने की चीज़ नहीं बता रहा हूँ आपको। मैंने बस सिंपल सी बात कही कि आपको बताना है कितना टाइम रिक्वायर्ड होगा 1.5 ग्राम सिल्वर के डिपोजिशन के लिए। तो हमारा यूनिटरी मेथड तो सिंपल चला आ रहा है, उसमें आपने क्या करना है, आपने कहा कैथोड पर ये रिएक्शन होगी, यानी 1 मोल इलेक्ट्रॉन 1 मोल सिल्वर का डिपोजिशन करेंगे, यानी इतना चार्ज 108 ग्राम डिपॉजिट करेगा, यानी 108 ग्राम के डिपोजिशन के लिए इतने चार्ज की रिक्वायरमेंट होगी। 1 ग्राम के डिपोजिशन के लिए आपने कहा कि मुझे इतने चार्ज की रिक्वायरमेंट होगी, 1.5 ग्राम के लिए आपने कहा कि मुझे टोटल इतने चार्ज की रिक्वायरमेंट होगी। चार्ज क्यों निकाल रहा हूँ? क्योंकि I इज इक्वल्स टू Q अपॉन T होता है। I है, Q नहीं है, T नहीं है। Q और पता चल जाए तो T निकल जाएगा, तो T निकाल लिया मैंने, Q मुझे पता चल गया था, वैल्यूज पुट करी, सॉल्व करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। ये आपका T सेकंड में आंसर आएगा 834 या 33 के समथिंग इसका आंसर आ जाएगा। तो आप चेक कर लीजिएगा वो कैलकुलेशन करके। बट मैं आपको बता रहा हूँ तरीके पर ध्यान दीजिए कि मैंने सवाल को किस तरीके से सॉल्व किया है आपके सामने, ठीक है। इसके बाद एक और न्यूमेरिकल कर लेते हैं, मैं इसे साफ कर देता हूँ। देखिए वो कह रहा है कि कैलकुलेट द मोल्स ऑफ Hg डिपॉजिटेड व्हेन 1 मोलर HgNO3 का होल ट्वाइस सॉल्यूशन इज इलेक्ट्रोलाइज्ड for 3 hours by 2 एम्पियर ऑफ करंट। ये कह रहा है कॉन्सेप्ट में, वो कह रहा है कितने मोल Hg डिपॉजिट होगा जब 1 मोल HgNO3 सॉल्यूशन का इलेक्ट्रोलाइसिस होगा और 3 घंटे के लिए होगा और 2 एम्पियर करंट से होगा। मतलब क्या है, उसने कहा कि ये आपका एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है और ये इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में एक कैथोड है, ये उसके अंदर पाई जाने वाली एनोड है, ये उसके अंदर पाया जाने वाला आपका HgNO3 का होल ट्वाइस का सॉल्यूशन है। देखिए HgNO3 का होल ट्वाइस क्या देगा, Hg2+ देगा प्लस 2NO3 माइनस देगा। अब वो क्या कह रहा है कि कैलकुलेट दी मोल्स ऑफ Hg डिपॉजिटेड, यानी ये Hg2+ के कितने मोल्स कैथोड पर डिपॉजिट होंगे ये पूछ रहा है। तो देखिए एट कैथोड हो क्या रहा होगा, Hg2+ 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके Hg बना रहा होगा। अब वो बोल रहा है कितने मोल्स ऑफ Hg डिपॉजिट होंगे जब HgNO3 का सोल्यूशन पास किया जाएगा 3 घंटे के लिए 2 एम्पियर करंट के साथ, मतलब 2 एम्पियर का करंट 3 घंटे के लिए उससे पास किया जाएगा। तो देखिए ध्यान से समझिए, मैं अगर 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन पास करता हूं चार्ज तो 1 मोल ऑफ Hg बनता है। मुझे मास की रिक्वायरमेंट नहीं है इसमें, आप घबराइएगा नहीं, ठीक है। मास इज नॉट रिक्वायर्ड क्योंकि वो मोल के टर्म्स में ही आंसर पूछ रहा है। तो 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो 1 मोल ऑफ Hg बनाते हैं, है ना, यानी 2 ×
96500 कूलाम चार्ज जो है वो 1 मोल ऑफ Hg बनाता है। तो 1 कूलाम चार्ज कितना बनाएगा? तो 1 अपॉन के 2 इंटू 96500 मोल्स बनाएगा 1 कूलाम चार्ज, इतने मोल्स बनाएगा। ठीक है, अब वो बोल रहा है कि मैं कितना करंट पास कर रहा हूं, 2 एम्पियर का करंट 3 सेकंड के लिए, यानी करंट इज 2 एम्पियर, टाइम इज 3 आर, सॉरी मैंने सेकंड बोल दिया, आर है। इसे मैं सेकंड में कन्वर्ट करूं तो 3 इंटू 60 हो जाएगा। ठीक है, तो 6 3 जा 18 या 6 6 जा 36 इंटू 3 3000 3 6 जा 18 3 3 9, ये इतने सेकंड हो गया। ठीक है, ये इतने सेकंड हो गया। अब मैं इससे चार्ज निकाल सकता हूँ। देखिए I इज इक्वल्स टू क्यू अपॉन टी होता है ना, तो Q इज इक्वल्स टू I इंटू टी होगा, यानी कि 2 इंटू 10800, यानी 200 2 8 जा 16 2 1 जा 2, इतने कूलाम चार्ज जो होगा वो रिक्वायर्ड होगा। तो जो अमाउंट ऑफ चार्ज रिक्वायर्ड है, जो चार्ज मुझे दिया जा रहा है वो कितना है, तो वो चार्ज है 21600 कूलाम के बराबर, ये चार्ज है। ठीक है, अब ध्यान से देखिए मैं क्या बोल रहा हूँ। उसने आपसे कहा कि कैलकुलेट द मोल्स ऑफ Ag डिपॉजिटेड विद 1 मोल ऑफ AgNO3 सॉल्यूशन इज इलेक्ट्रोलाइज्ड फॉर 3 आवर्स बाय 2 एम्पियर ऑफ करंट, यानी कि 3 आवर्स और 2 एम्पियर ऑफ करंट मतलब कि 21600 कूलाम चार्ज। इतना चार्ज पास करने पर कितने मोल Hg के डिपॉजिट होंगे? देखिए 1 कूलाम चार्ज का पास करने पर इतने मोल डिपॉजिट होते हैं। पूछ कितने में रहा है? 21600 कूलाम में, तो इसमें 1 इंटू 296,500 में 21600 का मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, 0 से 0 कैंसिल कर दो, सॉल्व करो, 0.1 मोल के बराबर आंसर आ जाएगा आपका। आंसर विल बी नियर अबाउट 0.1 मोल के बराबर आंसर आ जाएगा। तो आप समझिए कि मैंने करा क्या है। देखिए मैंने आपसे कहा कि कितने मोल्स Hg के डिपॉजिट होंगे। जब 1 मोलर HgNO3 का सोल्यूशन, तो एक वेसल था उसमें HgNO3 का होल ट्वाइस का सोल्यूशन था, उसका इलेक्ट्रोलाइसिस करवाया। अब देखिए वो Hg2+ आयन और NO3 नेगेटिव आयन प्रोड्यूस करेगा। Hg2+ आयन जो होंगे वो इलेक्ट्रोड पर जाकर के क्या हो जाएंगे, मतलब डिस्चार्ज हो जाएंगे, कैथोड पर जाएंगे, कैथोड पर जाकर के उनका रिडक्शन होगा। 1 मोल Hg प्रोड्यूस करने के लिए 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट होती है, यानी 2 इंटू 96500 कूलाम से 1 मोल बनता है। तो 1 कूलाम से 1/2 इंटू 96500 बनेगा। चार्ज कितना दे रखा है? 21600 दे रखा है, 21600 दे रखा है। ठीक है, 21600 दे रखा है। तो मैंने 21600 कूलाम से कितना बनेगा, तो मैंने आंसर निकाल दिया, इतना बनेगा। अब ये तरीका है सिंपल, आप यूनिटरी मेथड ही करिए। मैंने पिछले क्वेश्चन में इसलिए फॉर्मूला मेथड नहीं करने की सोचा, बिकॉज आई डोंट वांट कि आप यूनिटरी मेथड से भटकें, बिकॉज यूनिटरी मेथड ही सबसे सही मेथड है। दिस इज द बेस्ट मेथड फॉर यू। आपके सारे क्वेश्चंस बहुत आसानी से होते जाएंगे, आप यूनिटरी मेथड को फॉलो करते रहिए। तो ये आपके न्यूमेरिकल्स हो गए फ्रॉम द फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस से। अब हम फैराडे की सेकेंड लॉ और देख लेते हैं, देखते हैं सेकेंड लॉ क्या कहती है। तो हम बात कर रहे हैं अबाउट दी सेकेंड लॉ। ये अब मैं आपको बताना चाहूंगा अबाउट दी सेकेंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। तो मैं हेडिंग डालता हूं सेकेंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। अब ये सेकेंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस क्या कहती है? तो देखिए इट इज जस्ट द एक्सटेंशन ऑफ द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ये जो आपकी फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है उसी का एक एक्सटेंशन बार है, मतलब उसे एक्सपेंडेड फॉर्म में हमने बोल दिया तो वो सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बन गई। अब ये लॉ क्या कहती है? तो पहले मैं आपको स्टेटमेंट बताता हूं इसका स्टेटमेंट है कि व्हेन द सेम अमाउंट ऑफ चार्ज इज पास्ड through different solutions of electrolyte connected to each other in series combination
मैंने क्या कहा, मैंने कहा व्हेन द सेम अमाउंट ऑफ चार्ज इज पास्ड थ्रू डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन, मतलब अलग अलग इलेक्ट्रोलाइट के सॉल्यूशन जो कि एक दूसरे के साथ सीरीज में जुड़े हो, देन द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस deposited at each electrode is directly proportional to their equivalent masses। ये है सेकेंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। क्या कह रही है ये लॉ, पहले स्टेटमेंट पढ़ते हैं। तो इस लॉ में कहा जा रहा है कि व्हेन द सेम अमाउंट ऑफ चार्ज इज पास थ्रू डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन कनेक्टेड टू ईच अदर इन सीरीज कॉम्बिनेशन, जब डिफरेंट अमाउंट ऑफ चार्ज इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन से पास किया जाता है और पास करने पर उस तरीके से पास किया जाता है कि मतलब वो इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन किस तरीके से जुड़े हैं, तो एक दूसरे के साथ सीरीज कॉम्बिनेशन में जुड़े हैं। देखिए ये सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन इन केस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इज अ बिट ट्रिकी कॉन्सेप्ट, बट फिर भी मैं आपको सीरीज कॉम्बिनेशन की यहाँ पर पहचान बताऊंगा क्योंकि मुझे अभी लॉ को आपको एक्सप्लेन करना है। व्हेन इट इज रिक्वायर्ड कि पैरेलल कॉम्बिनेशन के बारे में मैं आपको बताऊं तो मैं आपको बता दूंगा, अदरवाइज अभी मैं आपको सीरीज कॉम्बिनेशन के बारे में जानकारी दूंगा। तो मैं क्या कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि व्हेन द सेम अमाउंट ऑफ चार्ज इज पास थ्रू डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन, जब अलग अलग इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन के द्वारा डिफरेंट जो कि एक दूसरे के साथ कैसे कनेक्टेड है, एक दूसरे के साथ सीरीज कॉम्बिनेशन में कनेक्टेड है, उनसे पास किया जाता है, तो जो भी अमाउंट ऑफ सब्सटेंस उनके इलेक्ट्रोड पर डिपॉजिट होता है वो उनके इक्विवेलेंट मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। मैं आपको बताता हूं कैसे। देखिए ये लॉ ये कह रही है कि ये आपका एक इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन है और ये आपका एक इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन है, ठीक है। इसमें एक कैथोड है, इसमें एक एनोड है, इस वाली रॉड में भी एक कैथोड है और इस वाली रॉड में भी एक एनोड है। हम कनेक्ट करेंगे ना, देखिए मैंने इसे कनेक्ट कर दिया विद द हेल्प ऑफ अ सेल और अ बैटरी। तो ये क्या हो गया, ये कैथोड हो गया नेगेटिव टर्मिनल, ये मेरा एनोड हो जाएगा पॉजिटिव टर्मिनल, ये मेरा एनोड हो जाएगा पॉजिटिव टर्मिनल और ये मेरा कैथोड हो जाएगा, और ये एक दूसरे के साथ मैंने इंटरनली कनेक्ट कर दिए। तो ये कॉम्बिनेशन क्या कहलाएगा, ये सीरीज कॉम्बिनेशन, यानी कि इधर का प्लस और इधर का माइनस कनेक्टेड है और इधर का प्लस इधर का माइनस कनेक्टेड है। इस कॉम्बिनेशन को आप क्या कहते हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन कहते हैं। आपने इंटरनली इसके कैथोड को इसके एनोड से, मतलब इसके कैथोड को इसके एनोड से और इसके एनोड को इसके कैथोड से जब कनेक्ट कर दिया विद द हेल्प ऑफ वायर, इस कॉम्बिनेशन को आप सीरीज कॉम्बिनेशन कहते हैं। और आपके अभी इस टाइम इस वक्त सिलेबस में सिर्फ सीरीज कॉम्बिनेशन ही इंपॉर्टेंस रखता है। तो ये लॉ बहुत सिंपल सी बात कह रही है कि व्हेन द सेम अमाउंट ऑफ चार्ज इज पास थ्रू डिफरेंट सॉल्यूशंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट कनेक्टेड टू ईच अदर इन सीरीज कॉम्बिनेशन, देन द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड एट ईच इलेक्ट्रोड। अब क्या होगा कि इनकी रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड पर जो भी अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिट हो रहा होगा वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, तो वो चार्ज के, वो इक्विवेलेंट मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। ये बात कह रही है ये लॉ। ये लॉ क्या कह रही है, देखिए मैं आपको प्रूफ करके बताता हूँ। देखिए मुझे पता है कि मान लीजिए कि इसके इलेक्ट्रोड पर जो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिट हो रहा है वो W1 है, तो W1 इज इक्वल्स टू Z1 इंटू Q1 के बराबर होगा। इसके ये पहला मेरा इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन है और इसके इलेक्ट्रोड्स पर जो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिट हो रहा है उसे मैंने कहा कि दिस इज W1, तो मैं कहूँगा कि W1 इज इक्वल्स टू Z1 Q1 के बराबर होगा। या मैं क्यों कर देता हूँ, क्योंकि मैं चार्ज कैसा पास कर रहा हूँ, सेम पास कर रहा हूँ। देखिए मैंने कहा कि जब सेम अमाउंट ऑफ चार्ज पास होता है डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन से जो कि एक दूसरे के साथ सीरीज से कनेक्टेड होते हैं, तो मैंने चार्ज सेम रखना है और मुझे इन्हें किससे कनेक्ट करना है, सीरीज से। सीरीज के लिए मैं आपको बता दे रहा हूँ, इसका कैथोड इससे कनेक्टेड होगा इंटरनली और इसका कैथोड इसके एनोड से कनेक्टेड होगा। मतलब एक का कैथोड एक के एनोड से कनेक्टेड होगा और एक का एनोड दूसरे के कैथोड से कनेक्टेड होगा। इंटरनली और एक्सटर्नली दोनों कनेक्टेड होंगे एक दूसरे के साथ। इसे आप क्या कहते हैं, दिस इज नोन एज सीरीज कॉम्बिनेशन। ये आपका सीरीज कॉम्बिनेशन है, ऐसा ही होता है सीरीज कॉम्बिनेशन। मैं आपको बता दे रहा हूं कि ऐसा आपको सीरीज कॉम्बिनेशन मिलेगा, ऐसा ही मिलेगा कि इसका एनोड
इसके कैथोड से, या अगर ऐसा है कि इसका कैथोड इसके एनोड से कनेक्टेड होगा, इसका एनोड इसके कैथोड से, या इसका एनोड इसके कैथोड से, एनोड कैथोड एक दूसरे के साथ यदि कनेक्टेड हो रहे हैं तो उस कॉम्बिनेशन को आप क्या कहेंगे, दैट कॉम्बिनेशन विल बी टर्म्ड एज द सीरीज कॉम्बिनेशन, उस कॉम्बिनेशन को आप सीरीज कॉम्बिनेशन कहेंगे। अब मुझे पता है कि W1 इज इक्वल्स टू Z1Q2 के बराबर होगा, W2 इज इक्वल्स टू Z2Q के बराबर होगा। मैं डिवाइड दे दूं इन्हें तो मैं कहूंगा कि W1 अपॉन के W2 किसके बराबर होगा, तो वो Z1 अपॉन के Z2 के बराबर होगा। W1 अपॉन के W2 इज सिंपली इक्वल्स टू व्हाट, तो W1 अपॉन के W2 इज सिंपली इक्वल्स टू Z1 अपॉन के Z2, वो Z1 अपॉन के Z2 के बराबर हो जाएगा, Q से Q कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए W1 अपॉन के W2 इज इक्वल्स टू Z1 अपॉन के Z2, और Z मुझे पता है किसके बराबर होगा, Z1 E1 अपॉन के F, और Z2 किसके बराबर होगा, तो वो बराबर के होगा E2 अपॉन के F। देखिए मैंने बताया है आपको इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट किसके बराबर होता है, E अपॉन F के बराबर होता है। तो W1 इज इक्वल्स टू Z1 अपॉन के Z2, तो मैंने कह दिया W1 इज इक्वल्स टू E1 अपॉन के F, और W2 इज इक्वल्स टू E2 अपॉन के F, F से F कैंसिल, तो मैं ये कह रहा हूँ कि W1 इज इक्वल्स टू W1 अपॉन के W2 इज इक्वल्स टू E1 अपॉन के E2। यही तो बात मैं कह रहा था कि जो भी अमाउंट ऑफ सब्सटेंस किसी भी पर्टिकुलर इलेक्ट्रोड पर डिपॉजिट होगा, यानी जो भी अमाउंट ऑफ सब्सटेंस किसी भी पर्टिकुलर इलेक्ट्रोड पर डिपॉजिट होगा वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, तो डेट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इक्विवेलेंट मास। द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड एट एनी पर्टिकुलर इलेक्ट्रोड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इक्विवेलेंट मास। जो भी अमाउंट ऑफ सब्सटेंस किसी भी पर्टिकुलर इलेक्ट्रोड पर डिपॉजिट होता है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, इक्विवेलेंट मास के। सीरीज कॉम्बिनेशन आप ऐसे ही समझिए कि एक कैथोड एक एनोड से और एक कैथोड एक एनोड से कनेक्टेड है, दिस इज नोन एज द सीरीज कॉम्बिनेशन। इसे हम क्या कहेंगे, इसे हम सीरीज कॉम्बिनेशन कहेंगे। एक कैथोड एक एनोड से, एक एनोड एक कैथोड से कनेक्टेड है, दिस इज द सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट्स, दिस इज द सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट्स। ठीक है, अच्छा ये मेरी सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस हो गई कि जो भी अमाउंट ऑफ सब्सटेंस किसी भी इलेक्ट्रोड पर डिपॉजिट होगा वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा इक्विवेलेंट मास के। अब मैं आपको बताता हूं अबाउट द यूजेस ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, कि इलेक्ट्रोलाइसिस के क्या यूजेस होते हैं, व्हाट आर द यूजेस ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। हमें यूजेस भी तो पता होने चाहिए, सो वी विल फाइंड आउट अबाउट द यूजेस ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। यूजेस ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, क्या यूजेस होते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस के, देखते हैं। ठीक है, यूज नंबर 1, पहला यूज इलेक्ट्रो रिफाइनिंग। मैंने आपको बताया था इलेक्ट्रो रिफाइनिंग, इम्प्योर मेटल का आप क्या बना देते थे, उसमें एनोड बना देते थे। प्योर मेटल का आप क्या बना देते थे, उसमें कैथोड बना देते थे। और आपके प्योर मेटल पर क्या होने लगता था, प्योर मेटल और डिपॉजिट होने लगता था और आपकी पूरी तरीके से प्योरिफिकेशन कर जाते थे। सो यूजेस ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस में पहला यूज यही होगा कि इलेक्ट्रो रिफाइनिंग। दूसरा यूज इक्विवेलेंट मास। देखिए आप इक्विवेलेंट मास भी कैलकुलेट कर सकते हैं। आप इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट कैलकुलेट करेंगे और वो किसके बराबर होता है, इक्विवेलेंट मास अपॉन के फैराडेज कांस्टेंट के बराबर होता है। अब आप इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट कब कैलकुलेट करते हैं, जब आप कौन सी प्रोसेस करवा रहे होते हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस की। ये इलेक्ट्रोलाइसिस की प्रोसेस के टाइम पर कैलकुलेट किया जाता है, और ये कैलकुलेट कर लिया तो आप इजीली क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, इक्विवेलेंट मास कैलकुलेट कर सकते हैं। सो इलेक्ट्रोलाइसिस इज ऑल्सो हेल्पफुल इन फाइंडिंग द इक्विवेलेंट मास। और यूज की अगर मैं बात करूं तो देखिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इसका यूज है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इसका क्या यूज है, तो आपने सुना होगा कि बहुत सारे हाइड्रोकार्बन्स होते हैं जिन्हें हम किस प्रोसेस से प्रिपेयर करते हैं, तो कोल बेस इलेक्ट्रोलाइसिस से प्रिपेयर करते हैं, कोल बेस इलेक्ट्रोलाइसिस। अब वो कोल बेस इलेक्ट्रोलाइसिस जो है वो भी तो एक टाइप ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस ही है। तो यानी ऑर्गेनिक कंपाउंड स्पेशली हाइड्रोकार्बन्स को प्रिपेयर करने में आप कोल बेस इलेक्ट्रोलाइसिस का यूज करते हैं। अगर मैं और यूज आपको बताना चाहूँ तो मैं एक यूज और बता देता हूँ कि बहुत सारे कंपाउंड्स हैं जिसे आप किससे प्रिपेयर कर सकते हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस से प्रिपेयर कर सकते हैं बहुत सारे कंपाउंड्स को, जैसे कि Cl2, जैसे NaOH, जैसे H2SO4, ये सब आप किससे प्रिपेयर कर सकते हैं, थ्रू दी प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। हमने बहुत सारी अभी इलेक्ट्रोलाइसिस करी थी जिनमें हमने ये सारे कंपाउंड्स को क्या किया था, प्रिपेयर किया था। तो दिस इज अप फॉर यू, दिस इज इलेक्ट्रोलाइसिस।